चलो, तो पिछली क्लास में हम कुछ चीजें डिस्कस कर चुके हैं। पहला हम बात कर चुके हैं कि वोल्टेज या करंट ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई इस टाइप का फंक्शन है, साइनसोइडल फंक्शन है। इसको मेजर करने के लिए अगर आप डीसी यूज करोगे तो ये एवरेज वैल्यू रीड करेगा जो कि 0 है। एसी यूज करोगे तो आरएमएस वैल्यू रीड करेगा जो कि पीक अपॉन √2। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू हमारी पीक अपॉन √2। करंट या वोल्टेज कुछ भी हो सकता है, तो ऑब्वियसली डीसी तो हम यूज करेंगे नहीं, तो जब भी हम एसी यूज करेंगे आरएमएस वैल्यू रीड कर रहा होगा। जैसे ये एसी एमीटर हमने लगाया, एसी एमीटर, और ये कह रहा है कि 4 एंपियर करंट फ्लो कर रहा है। इसने कहा 4 एंपियर करंट इज फ्लोइंग। इसका मतलब यहां पे जो दरअसल करंट का फंक्शन है दैट इज 4√2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। आपको इसकी रीडिंग देख के सिर्फ ये वैल्यू पता चलेगी, ना आपको फेज पता चलेगा ना आपको ओमेगा पता चलेगा। तो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू रीड नहीं कर रहा है, ये रीड क्या कर रहा है, आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये था कि एसी इंस्ट्रूमेंट्स रीड आरएमएस वैल्यूज। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा यह था कि एडिंग 2 साइनसोइडल फंक्शंस, 2 साइनसोइडल फंक्शंस को ऐड करना है। तो करंट आई अगर A1 साइन ओमेगा टी प्लस फाई1 है, I2 A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई2 है, और यहां से करंट आया, यहां से करंट आया, यहां से I1 प्लस I2। ध्यान दीजिए ये अभी भी सही है, किरचॉफ्स करंट लॉ। किसी भी इंस्टेंट पे इसका करंट, किसी भी इंस्टेंट पे इसका करंट आएगा। ठीक है, तो I1 प्लस I2 अभी भी A1 साइन ओमेगा टी प्लस फाई1 है, A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई2। तो ये 2 साइनसोइडल का समेशन, और इसी को हमने लिखा A रिजल्टेंट साइन ओमेगा टी प्लस डेल या नेट फाई। ए रिजल्टेंट की वैल्यू A1 प्लस A2 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इट लाइज बिटवीन A1 माइनस A2 का मॉड से A1 प्लस A2 का मॉड, डिपेंड्स ऑन फेज। ये कब है, जब φ1 φ2 बराबर है। ये कब है, जब φ1 और φ2 का डिफरेंस ऑड पाई है। मतलब A1 A2 एंटी पैरेलल है तो कटेगा, पैरेलल है तो जुड़ेगा, और उसके अलावा उनके फेज डिफरेंस पर डिपेंड करेगा आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो AR हम वेक्टर से निकालेंगे। तो AR की वैल्यू A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 cos φ1 माइनस φ2। तो ऐसे, और क्यों A1 ये था, A2 ये था, इनके बीच में एंगल φ1 माइनस φ2, तो रिजल्टेंट A नेट कहीं यहां से जा रहा होगा, ये नेट डेल होगा। डेल हम tan इनवर्स वाले रिजल्ट से निकाल देंगे। ठीक है, तो इससे यह पता चला कि अगर हम डीसी एमीटर लगाते, इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो रीड करता, तो इसका सम इसके बराबर होता। लेकिन हम एसी लगा रहे हैं तो आरएमएस वैल्यूज रीड कर रहे हैं, तो 2 आरएमएस का सम तीसरे आरएमएस के बराबर हो ये जरूरी नहीं, वो तो डिपेंड करेगा फेज डिफरेंस पे। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये आया कि 2 साइनसोइडल का समेशन एक साइनसोइडल ही होगा, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड इनके फेज डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, उनका डेल भी इन्हीं पे डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है, ये हम फेजर से ऐड करेंगे। तीसरा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 साइनसोइडल, 2 साइनसोइडल फंक्शन। तो इसका एक ही जगह हमें यूज आया, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू टाइम। इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट का प्रोडक्ट है। ये था V0 साइन ओमेगा टी प्लस φ1, ये था I0 साइन ओमेगा टी प्लस φ2, और इनको मल्टीप्लाई किया V0 I0 बाय 2, एवरेज वैल्यू अगर निकाली तो cos φ1 माइनस φ2। इसी को लिखा VRMS IRMS cos डेल्टा फाई, एंड दिस टर्म इज कॉल्ड पावर फैक्टर। और ये ऐसा लग रहा है मानो डॉट प्रोडक्ट हुआ हो वोल्टेज और करंट के बीच में, क्योंकि इन दोनों फेजर के बीच का एंगल ये आएगा। ठीक है, इसी से हमने एक और बात की थी कि I का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, I का ये वाला कंपोनेंट एपरेंट करंट है, ये वाला कंपोनेंट वॉटलेस करंट है। तो एडिशन ऑफ 2 साइनसोइडल, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 साइनसोइडल, तो I का साइन φ1 माइनस φ2, ये वॉटलेस करंट है,
और कॉस वाला एपरेंट करंट है। और पावर कैसे निकली? आरएमएस वोल्टेज, करंट आरएमएस, कॉस डेल्टा फाई। और लास्ट हमारा कंक्लूजन ये था, साइन थीटा का एवरेज 0, मॉड साइन थीटा का एवरेज या साइन थीटा का पॉजिटिव साइकिल का एवरेज 2/पाई, साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज 1/2 और साइन थीटा का आरएमएस 1/√2। ये पिछली क्लास और डिस्कशन का कंक्लूजन था। ठीक है, अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आज की क्लास एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग होगी। तो ध्यान दीजिएगा, ये पुराने बेसिक्स हैं, ये मैंने रिपीट कर दिए। कुछ टर्म्स हैं, तो एक हम बात कर चुके हैं एवरेज करंट आरएमएस, तीसरा पावर फैक्टर, पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, और अगला आएगा क्वालिटी फैक्टर, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में शायद बात करेंगे। ये क्वालिटी फैक्टर ये अलग कर लो फिलहाल। पावर फैक्टर क्या है? तो वी आरएमएस आई आरएमएस कॉस डेल्टा फाई। तो पावर फैक्टर इस टर्म को कहते हैं कॉस डेल्टा फाई, और डेल्टा फाई क्या है? एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट फेजर्स। तो ये एवरेज पावर डिसाइड करता है पावर फैक्टर। अगर ये वैल्यू 1 है तो पावर मैक्सिमम है, ये वैल्यू 0 है तो पावर 0 है, -1 है तो पावर एब्सॉर्ब हो रही है। पॉजिटिव मतलब सप्लाई हो रही है, नेगेटिव मतलब एब्सॉर्ब हो रही है। तो ये वोल्टेज और करंट के फेजर पर डिपेंड करेगा। पीक है वी पीक बाय वी आरएमएस। फॉर्म फैक्टर है वी आरएमएस बाय वी एवरेज। कोई खास यूज नहीं है इनका फिलहाल, ये सिर्फ शेप के बारे में बताते हैं कि शेप ट्रायंगुलर है, कि शेप सर्कुलर है, कि शेप स्क्वायर है। अलग अलग शेप के लिए अलग अलग वैल्यूज आती हैं। तो क्या होता है कि जैसे वी पीक बाय आरएमएस, वी नॉट बाय √2, ये वैल्यू कितनी आ गई? √2। वी आरएमएस वी नॉट बाय √2, 2 वी नॉट बाय पाई, पाई बाय 2√2 अप्रॉक्स 1.1। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर कुछ अलग चीज है, ये हम आगे बात करेंगे। ये दोनों ही ये एक्चुअली वेव फॉर्म के बारे में बात करते हैं कि वेव फॉर्म ऑफ एसी, कि एसी का वेव फॉर्म क्या है। ये साइनसोइडल फंक्शन की वैल्यू है। साइनसोइडल की जगह ट्रायंगुलर होती तो वैल्यूज कुछ और आती। ठीक है, जैसे अगर शेप ऐसा होता, ये वैल्यू V0 है, तो इसका आरएमएस V0/√3 आएगा, एवरेज V0/2 आएगा। तो इसके लिए हम निकालते, मैथमेटिकली निकाल के देखना पड़ेगा, ये आएगा। तो इसके लिए पीक फैक्टर आता V0/√3, तो √3। इसका क्या है? फॉर्म फैक्टर आता V0/√3 अपॉन V0/2, 2/√3। तो देखिए साइनसोइडल के लिए वैल्यूज कुछ और हैं, ट्रायंगुलर के लिए कुछ और है, किसी और शेप के लिए कुछ और होंगी। ये मैटर क्यों करता है कि दरअसल दिक्कत क्या है कि हम किसी भी एसी को मेजर करते हैं, हम किसी एसी इंस्ट्रूमेंट से, तो वो हमें वैल्यू दे देता है आरएमएस। आरएमएस वैल्यू तो मिल गई, अब हमें पीक कैसे मिलेगी? तो पीक आप सीधे √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर आपको पता है वो साइनसोइडल। लेकिन अगर आपको ट्रायंगुलर पता है तो पीक कैसे निकालेंगे? √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो बस ये इसके लिए है, ये बताने के लिए कि आपका कर्व कैसा है। फिलहाल साइनसोइडल इकलौती चीज है जो हमें पढ़नी है, तो आप सीधे इनकी वैल्यूज √2, 1.1 ये याद रख सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए दोनों फैक्टर 1 से बड़े हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा ऊपर कौन सा नीचे है। ठीक है, ट्रायंगुलर वगैरह की वैल्यूज आपको याद करनी नहीं है, बस मैं ये बता रहा हूं कि इन फैक्टर की वैल्यूज से हमें पता चलता है कि वेव फॉर्म क्या है। साइनसोइडल है, ट्रायंगुलर है, स्क्वायर वेव है, एटसेट्रा। ठीक है, और अगर इनकी सबकी वैल्यू 1 हो गई तो अंडरस्टूड है, वो डीसी है, कांस्टेंट डीसी। कांस्टेंट डीसी में पीक, आरएमएस, एवरेज सब चीजें बराबर होंगी, तो इनका फैक्टर 1 होना मतलब डीसी होना, कुछ और है मतलब एसी। चलो, तो क्वालिटी फैक्टर आगे बात करेंगे। ये 3 फैक्टर रट मारो। हाँ, 2 टर्म और एवरेज पावर का फॉर्मूला देखा तो वी आरएमएस आई आरएमएस कॉस डेल्टा फाई
ठीक है, वॉटलेस करंट और एपरेंट करंट, एपरेंट करंट आई साइन फाई, कॉस फाई, सॉरी कॉस डेल्टा फाई, और वॉटलेस करंट आई आर एम एस साइन डेल्टा फाई। और लॉजिक क्या है, वोल्टेज का फेजर ये है, करंट का फेजर ये है, और पावर के फॉर्मूले में ऐसे लग रहा है मानो इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट हो रहा हो। तो अगर ये डेल्टा फाई है तो आई का कॉस डेल्टा फाई इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, पावर मिल जाएगी। लेकिन आई का साइन फाई लेते तो 90 डिग्री पे चला जाता, तो उसके लिए पावर जीरो हो जाती। आई का ये कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट हो गया जीरो। तो आई के इस कंपोनेंट को वॉटलेस कहते हैं क्योंकि इसके पास कोई पावर नहीं। ये एपरेंट है क्योंकि इफेक्टिव पावर कॉस कंपोनेंट दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ऑलमोस्ट पिछली क्लास का ही डिस्कशन कंटिन्यू हुआ था। अभी तक हम नया नहीं सीखे हैं, अब हम नया पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं। हाँ, ये फैक्टर मैंने इसलिए बताया क्योंकि स्कूल में वाइवा में पूछे जाते हैं जनरली। ठीक है, तो नाम पता होनी चाहिए। चलो, तो अब हमारा डिस्कशन है हम वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स इन एसी या वेरियस डिवाइसेस इन एसी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट। अगर हम प्योर रेजिस्टेंस लगा देते, एसी में मान रहा हूं वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमारा वोल्टेज का फेजर है। हमें इसके लिए करंट और पावर एक्सेट्रा निकालनी है। हाँ, तो हमने वी नॉट साइन ओमेगा टी का सोर्स लगाया, ये हमारा रेजिस्टेंस आर है, हम यहां करंट निकालने वाले हैं। तो यहां तो सीधे V इक्वल टू आई आर लग जाएगा, तो करंट आएगा वी नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी, और वी नॉट बाय आर हमारा आई नॉट हो गया। तो ये तो कॉमन सेंस था। फेजर्स अगर बनाए तो वोल्टेज का फेजर इधर है तो करंट का फेजर भी इधर है। तो यहां पे कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू 1 है, पावर फैक्टर 1 है, एवरेज पावर वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस डेल्टा फाई जो कि 1 है, तो वी आर एम एस आई आर एम एस। ऑब्वियसली इसी को आप आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर भी लिख सकते हैं। वी आर एम एस को ध्यान दीजिए, ये आई पीक है, आई पीक इक्वल टू वी पीक बाय आर। आई का मैक्सिमम वी का मैक्सिमम बाय आर है, तो आई का आर एम एस भी वी का आर एम एस बाय आर होगा। तो यहां वी आर एम एस को आई आर एम एस इंटू आर, तो आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर बन जाएगा। ऑब्वियसली हम चाहें तो इसी को वी आर एम एस का होल स्क्वायर बाय आर लिख सकते हैं। फेजर्स वोल्टेज और करंट दोनों फेज में है, पावर फैक्टर 1 है। वैसे भी कॉमन सेंस था ही कि पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर है, लेकिन आई कौन सा, क्योंकि हम पावर एवरेज की बात कर रहे हैं। इंस्टेंटेनियस पावर आई टी स्क्वायर आर है, लेकिन जब हम एवरेज लेते तो आई टी स्क्वायर का एवरेज आता, मतलब साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज आता, एक एक्स्ट्रा 1/2 आता। उस 1/2 को ही आरएमएस के अंदर हमने भेज दिया है, क्योंकि आरएमएस आई पीक बाय √2 है। ठीक, तो इसमें कुछ खास नहीं था। इंटरेस्टिंग आएंगे अगले। अब हम बात करते हैं कि किसी कैपेसिटर को अगर मैंने एसी से कनेक्ट कर दिया, प्योर कैपेसिटर को, कोई रेजिस्टर नहीं है, प्योर कैपेसिटर को एसी से कनेक्ट किया, वोल्टेज वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो आप देखिए, आप करंट डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, लेकिन आप चार्ज तुरंत निकाल सकते हो, क्योंकि जो चार्ज की पोलैरिटी आएगी या चार्ज पे की वैल्यू आएगी वो सीधे सीधे आप Q इज इक्वल टू CV लिख सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस है नहीं तो पूरा का पूरा ड्रॉप इस पे आएगा। वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये चार्ज है। तो करंट कितना है, dQ/dt, करंट किसी भी टाइम पे। तो इसको डिफरेंशिएट करो तो C0 ये कॉस ओमेगा टी। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से जमा के लिख रहा हूं, V0/1/ओमेगा C, और कॉस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी प्लस π/2। मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
ये लिखा। ऐसा लिखने की वजह क्या है, साइन में इसलिए कन्वर्ट कर रहा हूं सो दैट मुझे फेजर दिख जाए। तो वोल्टेज का फेजर ये था, करंट का फेजर π/2 ऊपर है, तो हमारे फेजर बने वोल्टेज का फेजर ये है, करंट का फेजर π/2 ऊपर है। तो पावर फैक्टर cos डेल्टा फाई वोल्टेज और करंट के बीच के फेजर के एंगल को पावर फैक्टर कहते हैं, और ये वैल्यू इस बार 0 आई। तो एवरेज पावर ट्रांसफर्ड इज 0। एवरेज पावर VRMS IRMS cos डेल्टा फाई एंड दिस इज इक्वल टू 0। और सही बात है, यहां डिसिपेशन नहीं हो रहा है, बस कैपेसिटर ने एनर्जी ली है एक बार, लेकिन ये एनर्जी ले रहा है तो वापस भी कर दे रहा है, फिर ले रहा है फिर वापस कर दे रहा है। लेकिन रेजिस्टेंस ऐसा नहीं करता। जब करंट ऐसा जा रहा है तब भी एनर्जी ले ही रहा था, वापस आ रहा था तब भी ले ही रहा था, दोनों बार ही डिसिपेट हो रहा था। यहां एक बार एब्जॉर्ब किया, दूसरी बार जब वापस आया तो सप्लाई कर दिया। तो एवरेज पावर 0 है। वोल्टेज और करंट के बीच का फेजर इस तरह है 90 डिग्री। इंटरेस्टिंग यहां यह आने वाला है कि मैं अगर इससे कंपेयर करूं इन दो टर्म को, तो करंट की यूनिट क्या है, एंपियर, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, एंपियर वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। तो ये 1/ω/c वाला टर्म एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है, हम इसको नाम रेजिस्टेंस नहीं दे सकते, क्योंकि रेजिस्ट नहीं कर रहा है, यहां डिसिपेशन नहीं हो रहा है, तो इसका नाम बदलना पड़ेगा। तो 1/ω/c का नाम हम बदल देंगे, और नाम बदल के मैं क्या लिख रहा हूं, XC 1/ω/c, और इसे मैं लिख रहा हूं रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस की जगह रिएक्टेंस। ऑब्वियसली यूनिट इसकी भी ओम है। ये रिएक्टेंस क्या है कि कितना करंट जाएगा वो अभी भी वोल्टेज बाय दिस से डिवाइड करके काम चल जाएगा। जैसे वोल्टेज होता 10 ओम, रिएक्टेंस होता 5 ओम, करंट आता 4 एंपियर। लेकिन ये रेजिस्टेंस नहीं है, यूनिट भले ही वही है, ये रेजिस्टेंस नहीं है, दिस इज रिएक्टेंस। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्ट नहीं कर रहा है या एनर्जी लॉस नहीं करा रहा है, ये बस रिएक्ट कर रहा है वोल्टेज को। ठीक है। ये सिंपल सी बात है कि करंट अगर निकालते तो V0/XC आता इंटू कॉस साइन एटसेट्रा। तो रेजिस्टेंस की जगह XC आ रहा है, XC जितना ज्यादा बढ़ेगा करंट उतना कम आएगा। और XC की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, ओमेगा पे। तो यहां देखिए, ओमेगा अगर मैं बढ़ाऊंगा, ओमेगा अगर बढ़ाऊंगा तो XC कम होगा, करंट बढ़ेगा इस केस में। लेकिन अगर मैं ओमेगा घटाऊंगा तो XC बढ़ेगा, करंट कम होगा। इसका मतलब दिस सर्किट फेवर्स हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, opposes low frequency signals। ये देखिए, फेवर्स मतलब हाई फ्रीक्वेंसी पे करंट ज्यादा आ रहा है, लो फ्रीक्वेंसी पे करंट कम आ रहा है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस की तरह नहीं है। रेजिस्टेंस तो हमेशा ही आ रहा है, देखिए फ्रीक्वेंसी का रोल ही नहीं आया। चाहे स्मॉल रेजिस्टेंस हो चाहे लार्ज रेजिस्टेंस हो, ये अपना इफेक्ट बराबर ही देगा, करंट उतना ही आएगा। लेकिन जब हम यहां करंट निकालने जा रहे थे तो ये ओमेगा पे डिपेंड करने लग गया कि हाई फ्रीक्वेंसी के केस में ये वाला टर्म छोटा हो गया, करंट हाई आ गया। लो फ्रीक्वेंसी में ये टर्म बड़ा हो गया, ओवरऑल टर्म, करंट कम आ गया। इसीलिए इस सिंपल सा ये सर्किट है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हाई पास फिल्टर। नाम समझिए। तो हाई पास फिल्टर मैं यहां लिख देता हूं। तो हाई पास फिल्टर सिंपली क्या है कि किसी भी सिग्नल को, यही हाई पास फिल्टर है। ठीक है। इसमें अगर मैं ढेर सारी फ्रीक्वेंसी भेजता तो उनमें से जो हाई फ्रीक्वेंसी है उनके करस्पॉन्डिंग करंट ज्यादा जाएगा, लो फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग करंट काफी कम हो जाएगा। मतलब अगर यहां ये इनपुट है और आउटपुट करंट के फॉर्म में हम देख रहे हैं इस पे, तो इनपुट अगर ऐसा है,
फ्रीक्वेंसी के साथ इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी, ये था, ये पीक वैल्यू है ना। तो आउटपुट आया, सिलेबस में नहीं है ये, बस मैं समझा रहा हूं, ऐसा आया। ठीक है, तो कुछ ऐसा ग्राफ एग्जैक्ट जो भी हो, फिलहाल यहां ये समझिए कि इनपुट अगर ऐसा था कि सबका इंटेंसिटी सेम था, जितने हमने सिग्नल भेजे सबकी इंटेंसिटी सेम है, आउटपुट में लो फ्रीक्वेंसी की इंटेंसिटी कम हो गई, हाई फ्रीक्वेंसी की इंटेंसिटी ज्यादा हो गई। ठीक है, और 1/ω/c के हिसाब से अगर मैं प्योरली रेजिस्टिव मानूं तो ये ग्राफ ऐसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एनीवे तो ये आपको डिटेल में नहीं पढ़ना, बस आपको कहां ये जरूरत पड़ेगी कि अगर आपके सिग्नल में ढेर सारी फ्रीक्वेंसीज हैं, आपको हाई फ्रीक्वेंसी का परसेंटेज हटाना है, तो आप उस सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी का परसेंटेज बढ़ाना है, उस सिग्नल को आप कैपेसिटर से पास करा दो, तो जो आउटकम मिलेगा उसमें लो फ्रीक्वेंसी का परसेंटेज कम होगा, हाई फ्रीक्वेंसी का परसेंटेज ज्यादा होगा। ठीक है, इसको यूज करते हैं कि अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेबल बढ़ानी है, ट्रेबल समझते हैं, पतली आवाज, झनकार, अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट में झनकार बढ़ानी है तो आप उसको कैपेसिटर से पास करा दो, और कैपेसिटर से पास कराओगे तो जो आवाज आएगी वो काफी पतली आएगी। ठीक है, तो अगर आपके घर पे स्पीकर्स हो, ये ठीक है, यहां से आपका एम्पलीफायर से सिग्नल आ रहा है, यहां से दो वायर आ रहे हैं जो स्पीकर में लगे हैं, स्पीकर साउंड कर रहा है। अब आप जो नॉर्मल जो ब्लू कलर के कैपेसिटर सर्किट में से निकलते हैं, उन कैपेसिटर को अगर आप खोल के उसका एक वायर यहां एक वायर यहां लगा दें, ये, तो इसमें जो आवाज आएगी वो पतली हो जाएगी, मतलब झनकार थोड़ी सी बढ़ जाएगी और बेस इफेक्ट कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑडियो सिग्नल्स जा रहे थे जो मल्टीपल फ्रीक्वेंसी के थे, बीच में हमने कैपेसिटर लगा दिया, कैपेसिटर ने एक तरह से इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, तो इफेक्टिव रिएक्टेंस वर्ड यूज करना चाहिए, तो उसने जो रिएक्टेंस बढ़ाया इस चीज का, वो रिएक्टेंस कैसा हुआ, 1/ω/c। तो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए रिएक्टेंस कम आया, लो के लिए ज्यादा, तो लो फ्रीक्वेंसी को ज्यादा रेजिस्टेंस दिया, हाई फ्रीक्वेंसी को कम दिया, हाई फ्रीक्वेंसी का करंट ज्यादा आया तो आवाज हाई फ्रीक्वेंसी की तेज हो गई। ठीक है, इसे हाई पास फिल्टर कहते हैं, बड़ा सिंपल सा है, कैपेसिटर से पास करा दो, ये हाई पास फिल्टर हो गया। प्रैक्टिकली क्या होता है कि कुछ ना कुछ सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, तो प्योर कैपेसिटर के सर्किट हाई पास फिल्टर नहीं है, सर कैपेसिटर और कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे आरसी सर्किट। ठीक है, फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि इसका रिएक्टेंस कितना आया। ठीक है, अगला डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं से देखते चलिए। यहां फंक्शन, ये मैं मिटा रहा हूं अभी, एवरेज पावर 0 है, ये बात तो समझ में आई गई होगी। यहां किसी भी समय पर करंट Vt/R है, तो अगर वोल्टेज साइनसोइडल फंक्शन था sin ωt, तो करंट भी V0/R sin ωt है। लेकिन जरा यहां देखिए, किसी भी समय पे करंट Vt/xc नहीं है। क्यों? वोल्टेज का फंक्शन sin ωt है, करंट का फंक्शन cos ωt है, तो डायरेक्ट थोड़ी ना आ जाएगा कि आपने लिखा V0 sin ωt, इसको xc से डिवाइड कर दिया तो करंट आ गया। यहां तक बिल्कुल सही है कि I = V/xc, लेकिन ये sin ωt की जगह एक एक्स्ट्रा π/2 है। तो ध्यान दीजिएगा कि किसी भी समय पर करंट किसी भी समय का वोल्टेज बाय XC नहीं है। हां, यह सही है, इसकी पीक वैल्यू निकालनी है तो इसकी पीक वैल्यू बाय XC, इसकी RMS निकालनी हो, इसकी RMS बाय XC, क्योंकि जब RMS और पीक निकालोगे तो इस फंक्शन का तो यूज ही नहीं होगा, लेकिन जब आप इंस्टेंटेनियस वैल्यूज निकालोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जबकि यहां पे इंस्टेंटेनियस के लिए भी सही था,
क्योंकि करंट भी साइनोसोडल, वोल्टेज भी साइनोसोडल, साइन सॉरी, वोल्टेज भी साइन फंक्शन, करंट भी साइन। यहां अगर वोल्टेज साइन है तो करंट कॉस फंक्शन है, ठीक है। तो यहां ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वोल्टेज और करंट फेज में थे। तो किसी भी समय का करंट चाहिए, उस समय का वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस कर दो, तो जो वोल्टेज का फंक्शन होगा वैसे ही करंट का फंक्शन आ जाएगा। लेकिन यहां अगर करंट चाहिए तो वोल्टेज को अकेले इससे डिवाइड करके काम नहीं चलेगा, आपको एक और चेंज करना पड़ेगा कि करंट शुड लीड वोल्टेज बाय पाई बाय 2। करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड भी करेगा। मतलब अगर मैंने इसमें ग्राफ बनाए होते तो ये वोल्टेज का ग्राफ है, करंट का ग्राफ मैं येलो कलर का ले रहा हूं, ठीक है, ये करंट है, ये वोल्टेज है। तो क्या पता चला? करंट लीड्स वोल्टेज बाय पाई बाय 2 इन प्योर कैपेसिटर। इसमें क्या पता चला? करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, और चूंकि ये फेज में है इसीलिए पावर फैक्टर इसके केस का 1 है, क्योंकि डेल्टा फाई 0 है, और ये 90 डिग्री है इसीलिए पावर फैक्टर हमारा 0 है। ऑन एन एवरेज कोई पावर लूज नहीं हो रही है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो हम एक बहुत छोटी सी चीज याद रखेंगे। हम क्या याद रखेंगे? इसका रिएक्टेंस कितना है और कौन लीड करता है। तो रिएक्टेंस से क्या होगा? पीक और आरएमएस वैल्यू मिल जाएगी। अब उसके साथ हमें उसका फंक्शन लिखना है, तो हमें उसके लिए यह देखना पड़ेगा कि लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है। यहां लीड कर रहा है तो हम 90 डिग्री घुमा देंगे फेजर को, ठीक। तो इसको समझने के लिए जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं, इंडक्टर वाली सर्किट पे हम आ रहे हैं। पहले मैं ये चीज एक्सप्लेन कर दूं कि ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मान लीजिए ये वोल्टेज होता 20 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस होता 5 ओम, कैपेसिटर होता, सॉरी कैपेसिटर डिस्कस किया 10 ओम, ये रिएक्टेंस दिया है कैपेसिटर का। तो अब हम कहते तो दो इंडिपेंडेंट सर्किट है, तो यही 20 वोल्ट इससे है, यही 20 वोल्ट इससे है, इंडिपेंडेंट है। तो 20 वोल्ट 5 ओम से, तो यहां से करंट कितना आएगा? 4 एंपियर। 20 वोल्ट 10 ओम से, यहां करंट कितना आएगा? 2 एंपियर। लेकिन यहां करंट कितना आएगा? क्या हम 6 एंपियर कह सकते हैं? आंसर इज नो। वजह देखिएगा, 20 वोल्ट का फेजर ये है, ये जब रेजिस्टेंस से कनेक्ट है तो रेजिस्टेंस तो 20 बाय 5 सीधे कितना? 4 एंपियर। 4 एंपियर का फेजर ये है। लेकिन 20 बाय 10 2 एंपियर, और कैपेसिटर में करंट लीड करता है, और कितना? 90 डिग्री। तो 2 एंपियर करंट ऊपर आएगा, ये फेजर बनेंगे। तो वोल्टेज का फेजर जो भी होगा, रेजिस्टेंस के केस में दोनों सेम फेज में होते हैं, तो ये वोल्टेज और करंट सेम फेज में है। यही वोल्टेज इसके लिए यूज होगा, तो ये वोल्टेज और करंट, कैपेसिटर सर्किट है तो ये ऊपर जाएगा इस तरह, ठीक है। कॉमन सेंस बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, तो देखते जाइए, अपने आप कॉमन सेंस बन जाएगा। तीसरा केस, इंडक्टर सर्किट। इंडक्टर सर्किट, फिर से V नॉट साइन ओमेगा टी, ये करंट, और इस बार इक्वेशन बनेगी L di बाई डी टी माइनस V नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू 0। तो डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू V नॉट बाय L साइन ओमेगा टी। तो इस बार करंट निकालना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करोगे तो ओमेगा से डिवाइड होगा और साइन बन जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी। और अगर मैं इसको सुधार दूं तो इट विल बी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, सॉरी माइनस पाई बाय 2, ये बनेगा, तभी ये माइनस कंपेंसेट होगा। ये करंट आया, और अब मैं इसको ठीक ठाक लिखूं तो ये वाला टर्म दिख रहा है हमें कि ये XL नाम दो इसको, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर।
क्योंकि आखिरकार एनर्जी ये भी लूज नहीं करेगा। या आप फेजर देखिए, वोल्टेज का फेजर अगर ये था साइन ओमेगा टी, तो इसका साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, करंट का फेजर ये आया। तो एक तो इनके बीच में एंगल 90 है, तो कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू 0 है। कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू 0 है, पावर एवरेज 0 है, पावर फैक्टर 0 है, और करंट लैग्स वोल्टेज बाय पाई बाय 2। तो करंट वोल्टेज से पाई बाय 2 लैग करेगा। ठीक है, तो ये इसका डिस्कशन हुआ। और इसमें जरा देखिए रिएक्टेंस देखें तो कितना आया, XL, इस बार ओमेगा L आया। ठीक है, तो ऑब्वियसली 2 पाई FL लिखा है। तो हाई फ्रीक्वेंसी पे, फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगी, ओमेगा ज्यादा होगा, रिएक्टेंस ज्यादा होगा, करंट कम आएगा। फ्रीक्वेंसी लो, ओमेगा लो, XC लो, करंट हाई, तो ये फेवर्स लो फ्रीक्वेंसी इनपुट। लो फ्रीक्वेंसी इनपुट, और लो फ्रीक्वेंसी इनपुट को सपोर्ट करता है, तो इसी को हम लो पास फिल्टर कहते हैं। नाम से समझिए, लो को पास होने दे रहा है, लो फ्रीक्वेंसी को पास होने दे रहा है। तो ये लो पास फिल्टर है, और ये कुछ और नहीं, सीधे ये है। और इसमें अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी के साथ ऐसा था, तो आउटपुट ऐसा है, ऐसा प्योर इसमें फ्रीक्वेंसी के साथ। लो फ्रीक्वेंसी पे आउटपुट ज्यादा है, हाई फ्रीक्वेंसी पे आउटपुट कम है। मतलब जो स्पीकर वाला हमने कहा था कि उसमें अगर आपने उसको काट के इंडक्टर लगा दिया होता तो बेस इफेक्ट बढ़ जाता। ठीक है, क्योंकि ट्रेबल मतलब हाई फ्रीक्वेंसी, बेस मतलब लो फ्रीक्वेंसी। तो जो बेस इफेक्ट है हमारा, ठीक है, वो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। तो अगर आप लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल चेंज करना चाह रहे हैं तो आपको इंडक्टर लगाना पड़ेगा। लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को पावरफुल कर रहे हैं, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल पावरफुल करना है तो कैपेसिटर यूज करिए। तो ये फिल्टर सर्किट होते हैं कैपेसिटर और इंडक्टर की मदद से, जिनसे हम फ्रीक्वेंसी को फिल्टर आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये नॉइस फिल्टरिंग में यूज होता है कि जैसे नॉइस को फिल्टर करना है तो जनरली नॉइस हाई फ्रीक्वेंसी साउंड होता है, तो हम उसको इंडक्टर वाले सर्किट से पास करा दें तो हाई फ्रीक्वेंसी डैंप हो जाएगा और लो फ्रीक्वेंसी आगे चला जाएगा। ठीक है, तो जो ग्राफिक इक्वलाइजर आपने देखे होंगे कि जो डीजे वाले लिए रहते हैं, ऐसे मूव कराते हैं, उस दौरान जब वो स्लाइडर्स मूव कर रहे हैं तो करेस्पॉन्डिंग इंडक्टर और कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन चेंज हो रहे हैं, जो उस फ्रीक्वेंसी को लो या हाई में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना डिस्कशन था कैपेसिटर इंडक्टर, और ये लैग कर रहा है पाई बाय 2 से। हाँ, ग्राफ और बना देता हूं कि अगर वोल्टेज का ग्राफ ऐसा होता तो इस बार करंट का ग्राफ ऐसा बनेगा। ये करंट है, ये वोल्टेज। स्कूल में ये आता है, इनके प्रूफ आते हैं, कैपेसिटर का मतलब रिएक्टेंस का प्रूफ, या इनके फेजर डायग्राम, या इनका ये करंट और वोल्टेज का ग्राफ। एक नंबर में जनरली आता है कि फिगर दिया होता है, पूछा होता है कौन सा है, या फिर आपको फेजर बनाने होते हैं या प्रूफ करना होता है। तो ये जो तीनों ही प्रूफ, आप चाहें तो लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर स्किप कर सकते हैं। स्कूल के नोट्स में तीनों ही प्रूफ को आपको लिखना है, रजिस्टर में, कैपेसिटर में, इंडक्टर में। तीनों में पावर फैक्टर क्या आया, एवरेज पावर क्या आई, रिएक्टेंस कितना आया, ठीक है, और कौन लीड कर रहा है, विथ ग्राफ्स। ये स्कूल की कॉपी में अपडेट कर लो। चलो, तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं आसान सा। ये जहां तीनों सर्किट इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तो ये मैंने 20 साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये कोई फंक्शन है। मैं इनके सीधे रेजिस्टेंस की वैल्यू दे देता हूं, 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम। ये मैंने वैल्यूज दे रखी है इनकी। अब हमें आंसर निकालना है इनका, तो यहां पे मैं बढ़ा देता हूं, लेट इट बी 10 ओम।
तो देखिए ये वोल्टेज इंडिपेंडेंटली इससे कनेक्टेड है। मतलब मुझे किसी भी इंस्टेंट पे इसका वोल्टेज पता है, किसी भी इंस्टेंट पे इसका वोल्टेज पता है, किसी भी इंस्टेंट पे इसका वोल्टेज पता है, और कितना है, सेम। तो वोल्टेज तो सबका सेम है, तो 20 साइन ओमेगा टी प्लस 5 ये हमारा वोल्टेज का फेजर है, सबके लिए सेम है। लेकिन करंट के फेजर डिफरेंट आएंगे। अब 20 वोल्ट इसके अक्रॉस है, तो यहां से करंट कितना आएगा, 2 एंपियर। 20 इसके अक्रॉस, तो यहां से कितना आएगा, 5 एंपियर। यहां से कितना आएगा, 4 एंपियर। लेकिन क्या मैं कह सकता हूं कि यहां से 5 और 4 9 और 2 11 एंपियर आएगा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि फंक्शंस डिफरेंट होंगे। जैसे इस 2 एंपियर का फंक्शन करंट थ्रू रेजिस्टेंस वोल्टेज बाय आर, ये लिख सकते हैं। तो 20/10 2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, नो करेक्शन इज नीडेड। करंट थ्रू कैपेसिटर, पीक वोल्टेज बाय पीक रेजिस्टेंस, तो इंडक्टर का लिख लेते हैं पहले। पीक वोल्टेज बाय दिस रेजिस्टेंस 20/4, तो VT बाय XC XL। ऐसा नहीं कर सकते, यहां कुछ और चेंज भी आएगा। तो हम क्या लिख रहे हैं, 20/4 कितना बना, 5 साइन ओमेगा टी प्लस 5। हमने अभी देखा कि इंडक्टर के केस में वोल्टेज अगर गिवन है तो जो करंट निकलेगा वो करंट π/2 लैग करेगा, π/2 लैग करेगा। करंट थ्रू कैपेसिटर 20/5 4 साइन, और कैपेसिटर में अगर वोल्टेज हमें पता है तो कैपेसिटर का करंट लीड करेगा π/2 से। तो ये है करंट लीड्स वोल्टेज बाय π/2, करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय π/2। तो करंट गिवन था, वोल्टेज निकालना है, तो π/2 लीड और लैग से हमारा काम चल गया। लेकिन अगर हमसे पूछा होता ये नेट करंट कितना है, तो हमें पता है आई नेट IR प्लस IL प्लस IC, तीनों का समेशन है। लेकिन आप इनकी पीक वैल्यू नहीं ऐड कर सकते, या RMS, ये हमने पीक लिखी है, तो पीक ऐड करने पे थोड़ी ना इसकी पीक आ जाएगी, क्योंकि वो तो इनके एम्पलीट्यूड है। तो आपको कैसे जोड़ना पड़ेगा आई नेट, फेजर बना के। तो ये मैंने करंट थ्रू रेजिस्टेंस 2 एंपियर, करंट थ्रू इंडक्टेंस ये 5 एंपियर, करंट थ्रू कैपेसिटर 4 एंपियर, ये लिख सकते हैं। वोल्टेज का फेजर जिस डायरेक्शन में है, IR उसी डायरेक्शन में। कैपेसिटर में लीड कर रहा है, इंडक्टर में लैग कर रहा है, ये फिगर आया। और इन्हीं को कंबाइन अगर मैं कर दूं तो ये 1 एंपियर, ये 2 एंपियर, रिजल्टेंट आया √5 एंपियर। ये एंगल आया नेट हमारा डेल। तो आई नेट की वैल्यू दरअसल तीनों का इंस्टेंटेनियस समेशन ही है, लेकिन इस इंस्टेंटेनियस समेशन को हम जुगाड़ से लिख सकते हैं कि इट विल बी √5 साइन ओमेगा टी प्लस 5। 2 एंपियर का जो था साइन ओमेगा टी प्लस 5 था, उससे लैग कर रहा है -tan इनवर्स 1/2। ये हमारा नेट करंट आया। ठीक है, नेट वोल्टेज तो हमें पता ही था। और अब अगर हम एक बात ध्यान दें कि नेट वोल्टेज इधर था 20, नेट करंट इधर है √5, तो इनके बीच का एंगल डेल या डेल्टा फाई जो भी समझें, ये tan इनवर्स 1/2 है। और नेट वोल्टेज और नेट करंट के बीच का जो एंगल होगा वही हमारा पावर फैक्टर है। तो इस सर्किट का मींस अगर हम इसको एक सिंगल चीज से रिप्लेस करना चाहें तो ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट से हमने रिप्लेस किया, तो ये 20 साइन ओमेगा टी लगाने पे आंसर क्या दे रहा है, √5 साइन ओमेगा टी प्लस 5 -tan इनवर्स 1/2 है। तो ये जो पूरा जो सिस्टम है, पहले तो ये समझिए 20 वोल्ट की जगह 20 वोल्ट था, √5 एंपियर आया। तो इसका कुछ इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होगा वो आएगा 20/√5, और जो पावर फैक्टर आया वो tan इनवर्स 1/2 आया। ये जो भी है
ये रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है, कैपेसिटर इंडक्टर का। तो ना हम इसे रिएक्टेंस नाम दे सकते हैं, ना हम इसे इंडक्टेंस सॉरी रेजिस्टेंस नाम दे सकते हैं। तो इसको हमने नया नाम दिया इंपीडेंस। और इंपीडेंस कितना आया, इन दोनों का रेशो, और इंपीडेंस का सिंबल Z, और ये आया V नेट बाय I नेट, इनकी पीक वैल्यू या RMS आपकी मर्जी। तो 20/√5 ओम। दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव इंपीडेंस ऑफ द सिस्टम। ये सिस्टम का इफेक्टिव इंपीडेंस है। पावर फैक्टर है सिस्टम का कॉस डेल्टा फाइव, तो कॉस ऑफ tan इनवर्स 1/2, तो ये आया 1/2/√5। ये पावर फैक्टर है। और अगर हमसे पूछा होता कि फाइंड एवरेज पावर, तो एवरेज पावर क्या मिलती, VRMS IRMS cos 5। सिस्टम का वोल्टेज कितना है 20, RMS वैल्यू 20/√2। पूरे सिस्टम से जाने वाला करंट I नेट कितना है ये, तो RMS वैल्यू √5/√2। कॉस पावर फैक्टर cos 5 2/√5, 20 वॉट। ये सिस्टम की एवरेज पावर है। क्लियर। हालांकि आप ये एवरेज पावर एक और तरीके से सोच सकते थे, क्योंकि जो पावर डिसिपेट होनी है वो इस पे नहीं हो सकती, ये दोनों तो पावर लेते ही नहीं बेचारे, पावर जो ले रहा है वो यही ले रहा है। तो हम पावर के लिए सीधे इसी से निकाल लें। तो पावर अक्रॉस रेजिस्टेंस इज सिंपली IRMS का स्क्वायर इंटू R, यही एवरेज पावर है। I स्क्वायर में RMS ले लिया, एवरेज पावर आ गई। रेजिस्टेंस से जाने वाला करंट कितना है, 2 एंपियर। अब ये 2 एंपियर क्या RMS है, नहीं, 20/10 डिवाइड करने पे 2 आया। पीक को इससे डिवाइड करोगे तो पीक आएगा। तो ये 2 एंपियर पीक वैल्यू है, हमें चाहिए RMS, तो इट इज 2/√2। रेजिस्टेंस कितना है 10, आंसर कितना आया 20 वॉट। तो उम्मीद है डिस्कशन समझ में आया होगा कि अगर आपको एवरेज पावर चाहिए तो या तो आप जितने रेजिस्टेंस है उन पर पावर ढूंढ लो, तो IRMS का स्क्वायर इंटू R। IRMS क्या है, रेजिस्टेंस से पास होने वाले करंट की RMS वैल्यू। या आप पूरे सिस्टम के लिए लगा रहे हैं तो सिस्टम का वोल्टेज टोटल ड्रॉप, सिस्टम का करंट टोटल करंट, इनकी RMS इंटू cos 5 सिस्टम का। cos 5 कहां से निकला, फेजर बना के। ठीक है। तो इसमें क्या था, सभी का वोल्टेज का सेम फेजर था, करंट के डिफरेंट थे, और कंबाइन करने पे टोटल करंट आ गया। टोटल वोल्टेज हमें पता था, यही हमें करना है पूरे अल्टरनेटिंग करंट में। तो पूरे अल्टरनेटिंग करंट में टॉपिक में यही सिंपल सी चीज है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर क्वेश्चन दे रहा हूं। चलो, तो इससे कुछ चीजें तो हमें समझ में आ रही है कि क्वेश्चन कुछ ऐसे बनाए जा सकते हैं कि जैसे वोल्टेज का फंक्शन दिया है, मान लो 10 sin 100 पाई t प्लस π/6, ये दिया है। ये हमारा इंडक्टर है XL, और ये वैल्यू दी होती मान लीजिए 10/π मिली हेनरी। अब पूछा होता फाइंड XL करंट रीडिंग ऑफ एमीटर। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इंडक्टर XL क्या आएगा, ओमेगा L। ओमेगा कितना है, 100 पाई ही तो ओमेगा है। L कितना है, 10/π। मिली हेनरी मतलब 10 पे -3 ऐसा यूनिट, और सभी कट गए, ये आया 1 ओम। तो इसका रिएक्टेंस आया 1 ओम। अब करंट कितना है, तो करंट निकालना है, तो देखिए 10 वोल्ट पीक था, 1 ये है, तो पीक वोल्टेज बाय रिएक्टेंस, सिंपली करंट आ जाएगा। तो 10 एंपियर इसकी पीक वैल्यू है। तो समझिएगा, क्योंकि हमारा फंक्शन बना था, ये हमेशा सही है, V पीक बाय XL या XC जो भी है,
ठीक है, लेकिन इसके साथ साइन के साथ फेज की वजह से शायद यहां चेंज आ सकता है, तो बिल्कुल आएगा। तो ये 10/1 ये तो सही है, लेकिन आप सीधे v इक्वल टू आई आर टाइप का नहीं लगा सकते, इसके साथ आएगा 100 पाई टी प्लस π/6, और इंडक्टर के केस में करंट लैग करता है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। अब हमने इसका फंक्शन लिख दिया, तो ये लिखा -π/2, ये तो सीधे 10/1 है, यहां हमने एक चेंज किया। रीडिंग ऑफ एमीटर, और एमीटर की रीडिंग तो आखिरकार देखिए, जो इसमें से करंट जा रहा है उसकी पीक वैल्यू 10 एम्पियर है, लेकिन एमीटर आरएमएस रीड करेगा 10/√2 एम्पियर। क्लियर? इसी क्वेश्चन में अगर हमने कैपेसिटर लिया होता XC, तो ये मान लेते हैं 100/π माइक्रो फैराड, ये था। तो यहां हम निकालते पहले XC, तो XC आता 1/ωc, ओमेगा की वैल्यू 100π, कैपेसिटेंस 100/π इंटू 10⁻⁶, ऐसा यूनिट, तो 10⁴ 100 ओम, तो रिएक्टेंस आया 100 ओम। अब हमें करंट चाहिए, तो 10/100 0.1 साइन, पीक वैल्यू तो सीधे मिल गई 100πt प्लस π/6 और प्लस π/2। रीडिंग ऑफ एमीटर 0.1/√2 एम्पियर। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे, अगर आपको वोल्टेज दिया है तो करंट लिखना है, करंट दिया है तो वोल्टेज लिखना है। तो इसको और समझाने के लिए मैं 2 एग्जांपल ले रहा हूं। पहला सीरीज में है, चीजें सीरीज में है और करंट गिवन है। करंट का फंक्शन ही गिवन है, मान लो 2 sin 10πt माइनस π/6, ये था, ये करंट का फंक्शन गिवन है। रेजिस्टेंस हमारा गिवन है, मान लो 2 ओम। अब इनके कैपेसिटर की वैल्यू भी दे सकता था मैं, इंडक्टर की वैल्यू भी दे सकता था, ठीक है। तो कैपेसिटेंस दे देता हूं 10/4/π क्या है, माइक्रो फैराड, ठीक है। और यहां पे मैं दे देता हूं इंडक्टर का वैल्यू ω/L, तो 300/π मिली हेनरी, ये दिया था, सो दैट वैल्यूज अच्छी आ जाए, ये बस वजह ये थी। करंट दे रखा है, अब हमसे पूछा होता वोल्टेज अक्रॉस R, वोल्टेज अक्रॉस C, वोल्टेज अक्रॉस L एट टाइम t, ठीक है। दूसरा पूछा होता किन 2 पॉइंट के अक्रॉस पूछ लूं, A और B, वोल्टेज अक्रॉस AB एट टाइम t, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर if connected across A and B, ठीक है। टोटल वोल्टेज, टोटल ड्रॉप एट T, पावर फैक्टर। समझिएगा, क्वेश्चन मुश्किल नहीं। यहां हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमें करंट गिवन है, तो हम इसका ड्रॉप निकाल सकते हैं, इसका ड्रॉप निकाल सकते हैं, इसका ड्रॉप निकाल सकते हैं। तो समझिए हम क्या कर रहे हैं। करंट गिवन है कितना, 2, तो इसका ड्रॉप निकलेगा 2 और 2 4 कर दो, सीधे मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका जो वोल्टेज आएगा यहां पे 4 sin ω/t माइनस π/6, बार बार लिखना पड़ेगा, हटा देता हूं, छोड़ो, जो भी लिखा होता साथ में आता, ठीक है। 10πt ही ω/t है मेरा, प्लस कुछ नहीं, तो ये इसका वोल्टेज रेजिस्टेंस के अक्रॉस। कैपेसिटर के अक्रॉस तो मुझे पहले XC चाहिए, तो XC की वैल्यू कितनी है, 1/ωc। ओमेगा कितना है,
10 पे 4 बाय पाई, कैपेसिटेंस ओमेगा है 10 पाई इंटू 10 पे -6, आंसर आया 10 ओम। एक्स एल है ओमेगा एल, ओमेगा एल की वैल्यू किधर गया, ओमेगा एल 300 बाय पाई, तो ओमेगा है 10 पाई, 300 बाय पाई मिली हेनरी 10 पे -3, पाई से पाई कटा 3 ओम। तो हमने क्या किया, इसकी वैल्यूज लिख ली, 2 ओम कितना आया है 3 ओम, ये आया था शायद 10 ओम, ये आया था 3 ओम। अब जरा समझिएगा, एक खास चीज यहां है कि यहां से करंट कितना आ रहा है 2 एंपियर, लेकिन 2 एंपियर इसकी पीक वैल्यू है, इसकी 2 एंपियर पीक वैल्यू है, तो इसकी पीक वैल्यू 2 और 2 4 वोल्ट, इसकी पीक वैल्यू 20 वोल्ट, इसकी पीक वैल्यू 6 वोल्ट। पीक आरएमएस लिखते तो ये √2 आता, ये 4/√2, 20/√2, 6/√2 ये होता। फिलहाल हम किसी भी टाइम पे लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो 2 एंपियर करंट का फंक्शन है हमारा 2 sin पाई टी, ये 2 sin ओमेगा टी, करंट इंटू रेजिस्टेंस 4, करंट इंटू रिएक्टेंस 20, तो यहां ड्रॉप आएगा 20 sin ओमेगा टी प्लस या माइनस। अब जरा देखें, कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है, और कैपेसिटर में करंट लीड करेगा मतलब वोल्टेज लैग करेगा, तो जो भी फंक्शन था उसमें -π/2 घटाना पड़ेगा। इंडक्टर के केस में कितना आएगा, 3 ओम और 2 6 sin ओमेगा टी प्लस π/2, ये इंडक्टर के केस का आंसर है। चलो, तो ये हमारे इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हो गई। अब हमसे ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो गई, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये वैल्यू है, इसके अक्रॉस ये है, इसके अक्रॉस ये है, लेकिन एक और चीज पूछा है, ए बी के अक्रॉस इंस्टेंटेनियस वैल्यू। यहां नो डाउट हम ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू सीधे समेशन लिख सकते थे, 4 sin ओमेगा टी प्लस 20 sin ओमेगा टी माइनस π/2, लेकिन क्यों ना हम इसको स्टैंडर्ड में लिख लें, 4 ये है, 20 ये है, रिजल्टेंट 416, ये एंगल फाई, तो ये रिजल्टेंट इसी को हम लिख सकते हैं √416 sin ओमेगा टी माइनस tan−1 4, ये इसके अक्रॉस का इंस्टेंटेनियस फंक्शन है। और वो इंस्टेंटेनियस निकालने की वजह इस फॉर्म में क्या थी, क्योंकि अगला क्वेश्चन पूछा है रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, अगर हम यहां वोल्टमीटर लगाते तो वो क्या रीड करता, आरएमएस वैल्यू। यहां आरएमएस निकालना मुश्किल है, लेकिन यहां आरएमएस निकालना तो आसान है ना। यहां आरएमएस कितना आएगा, दिस बाय √2, तो इसका आंसर आ गया √416 बाय √2, इसका आंसर आ गया √416 sin ओमेगा टी माइनस tan−1 4, और इन सब के आंसर हम ऊपर लिख चुके। अब पूछा है टोटल ड्रॉप एट टी। टोटल ड्रॉप का मतलब क्या है, इस पूरे सिस्टम पे वोल्टेज ड्रॉप कितना है, ये हमें वोल्टेज चाहिए। सिस्टम का करंट हमें पता है, सिस्टम का वोल्टेज चाहिए। अब इंस्टेंटेनियस वैल्यूज तो सभी ऐड हो जाएंगी, लेकिन आरएमएस थोड़ी ना डायरेक्ट ऐड होंगी, तो पहले इंस्टेंटेनियस ऐड करें। तो करंट का फेजर हमारा ये था, ये करंट का फेजर था, तो ये जो 4 वोल्ट का फेजर है, 4 वोल्ट का फेजर करंट के पैरेलल है, क्योंकि sin ओमेगा टी sin ओमेगा टी, ये sin ओमेगा टी माइनस π/2 है, तो ये फेजर नीचे है, ठीक है। कितना, 20 वोल्ट का, वो फेजर 6 वोल्ट का ऊपर है, और इनको कंबाइन कर दें तो इसका 4 वोल्ट इधर, 14 वोल्ट इधर, तो 14 वोल्ट ये, 4 वोल्ट ये, रिजल्टेंट कितना आएगा, 14 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर, 14 का होल स्क्वायर 196 और 16 212, ये। तो हम ये लिख सकते हैं, ये √212, और ये एंगल फाई हमें पता है tan−1 7/2। तो टोटल वोल्टेज का किसी भी टाइम पे फंक्शन लिखना है तो ये आया
अब जरा नोट करिए, ये 4 वोल्ट 14 वोल्ट क्या थे? 4 वोल्ट 6 वोल्ट 20 वोल्ट पीक वैल्यूज, तो ये भी पीक है। तो इसका आंसर कितना आया? वोल्टेज का पीक वैल्यू रूट 212 साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी तो वही 10 पाई टी, ये तो बदलना नहीं है। और ये स्टैंडर्ड क्या है? करंट का फेजर, और करंट में क्या था? साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी से कितना है? tan इनवर्स 14/4 नीचे। ये हमारा किसी भी समय का वोल्टेज आ गया। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट का मीनिंग क्या है? पावर फैक्टर का मतलब क्या है? किसी भी सिस्टम का पावर फैक्टर निकालना है तो सिस्टम के अक्रॉस टोटल वोल्टेज, उस सिस्टम के अक्रॉस टोटल करंट। तो आई नेट तो एक ही चीज है, आई नेट तो यही है ना, आई नेट थोड़ी ना तीन तीन है। तो आई नेट ये है, हां वोल्टेज नेट तीनों है, और हमें पावर फैक्टर के लिए इनके फेजर चाहिए, मतलब रियलिटी है हमें ये चाहिए। तो वी नेट हमारा इधर है, और कितना एंगल? tan इनवर्स 7/2 ये। तो टोटल करंट और टोटल वोल्टेज, टोटल वोल्टेज हमने कैसे निकाला? फेजर से। टोटल करंट गिवन था, टोटल वोल्टेज फेजर से निकाला, एंगल tan इनवर्स 7/2 आ गया। तो पावर फैक्टर कुछ और नहीं, cos ऑफ tan इनवर्स 7/2 है। और इसी को cos ऑफ cos इनवर्स, तो tan थीटा अगर 7/2 है तो ये 2/√53 होगा। तो 2/√53। ठीक है, ये हमारा पावर फैक्टर है। एक्यूट एंगल था, पावर फैक्टर तो पॉजिटिव आ नहीं था, पावर फैक्टर हमारा पॉजिटिव निकल आया। तो शायद ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमने कैसे निकाला। इंपॉर्टेंट चीज क्या थी इसमें कि ये मैं जो अब सिखा रहा हूं यहां, इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि करंट का फेजर सबके लिए सेम था। करंट तीनों में सेम है, वोल्टेज डिफरेंट है, तो रेजिस्टेंस का ड्रॉप करंट के पैरेलल है, कैपेसिटर का ड्रॉप 90 डिग्री नीचे है, इंडक्टर का ड्रॉप ऊपर था, और इन सबको मैंने कंबाइन किया तो ये हमारा नेट आ गया। तो यही हमने यहां कॉपी किया। तो करंट हमें पता है, नेट वोल्टेज पता है, तो ये इनके बीच का एंगल डेल्टा फाई, यही हमारा पावर फैक्टर है। एवरेज पावर पूछी नहीं, लेकिन हम निकाल सकते हैं इसी से एवरेज पावर, VRMS IRMS cos डेल्टा फाई, इस पूरे सिस्टम से। सिस्टम के RMS वोल्टेज √212/√2। सिस्टम का करंट 2। सिस्टम का cos डेल्टा फाई 2/√53। ठीक है, ये कटा √53 का 4 गुना, तो ये वैल्यू 2 आई। आंसर आया 4 वॉट। पावर निकल आई। जरा सोचिए, पावर निकालने का एक और हमारे पास बेहतर तरीका है। बेहतर तरीका क्या है? कैपेसिटर पे पावर लूज होनी नहीं है, इंडक्टर पे पावर लूज होनी नहीं है, डिसिपेट तो सिर्फ ये करेगा। तो इसके लिए हम सीधा IRMS का स्क्वायर इंटू R लगा दें, और इससे RMS करंट कितना है? √2। इसका रेजिस्टेंस कितना है? 2। आंसर क्या आया? 4 वॉट। ऑटोमेटिकली आंसर बिल्कुल सही आया। ठीक है, तो कंक्लूजन इसमें क्या था कि हमें वोल्टेजेस गिवन, सॉरी करंट गिवन है, वोल्टेजेस निकालने हैं, तो तीनों के वोल्टेज के फेजर बना दिए, और तीनों के वोल्टेजेस के फेजर बनाए तो नेट वोल्टेज मिल गया, नेट करंट मिल गया, पावर फैक्टर मिल गया। हां, एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो मैंने लिखी नहीं, अब अगर मुझसे यह पूछा जाए कि इक्विवेलेंट रिएक्टेंस सिस्टम का क्या है, तो जरा देखिए सिस्टम पे टोटल वोल्टेज कितना गया, नेट वोल्टेज कितना है? √212। करंट कितना था? 2 वोल्ट 2 एम्पियर। इस पूरे सिस्टम पे अगर मैंने एक पूरे सिस्टम पे, इस पूरे सिस्टम पे एक वोल्ट मीटर लगाया, एक एमीटर लगाया, तो ये रीड करेगा 212/√2, ये रीड करेगा 2/√2,
और वोल्टेज और करंट की रीडिंग से यूनिट रेजिस्टेंस मिलेगी। तो यहां अगर दोनों को डिवाइड कर दिया जाए तो √212/2 ये कुछ ओम आएगा। ये इस पूरे सिस्टम का ना तो मैं इसको रेजिस्टेंस कह सकता हूं ना मैं इसको रिएक्टेंस कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि इसके पास रेजिस्टेंस भी है और रिएक्टेंस भी है। दोनों के कॉम्बिनेशन को एक नया नाम देंगे विच इज कॉल्ड इंपीडेंस। इंपीडेंस ये हमने एक नया नाम दिया जब इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर के कॉम्बिनेशन होंगे, मतलब रिएक्टेंस भी होगा उसके अंदर और रेजिस्टेंस भी होगा, तो हम शामिल करके एक नया नाम दे देंगे इंपीडेंस। तो इस पूरे सिस्टम का नेट इंपीडेंस √212/2 ओम है। और कैसे पता चला? नेट करंट पता है, नेट वोल्टेज पता है, नेट इंपीडेंस निकाल दिया। ठीक है। और इस पूरे में फाइनली वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट बाय tan इनवर्स 7/2। मतलब अगर करंट का ग्राफ पता है तो हम वोल्टेज का ग्राफ बना सकते हैं, क्योंकि हमें फेज पता है। तो करंट का ग्राफ वैसे दिख रहा है साइनसोइडल है, तो वोल्टेज हमारा लैग करेगा। ठीक है, वोल्टेज हमारा लैग करेगा, मतलब वोल्टेज का ग्राफ ऐसा कुछ आएगा। ये लैग कर रहा है। ठीक, यहां आपको फंक्शन तो पता है, तो आप फंक्शन से तो ग्राफ बना ही सकते हैं। ठीक, तो मैं 3 क्वेश्चन दे रहा हूं। पहले क्वेश्चन में इंडक्टर और कैपेसिटर है। A1, A2, A3 घबराइए मत, ये बस सिंपली इनको वायर से रिप्लेस करिए और बस आपको ये समझना है इसकी आरएमएस वैल्यू, यहां के करंट, यहां करंट, यहां करंट। तो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखना है हर जगह। और एक बार टाइम के टर्म में लिखा तो जैसे इसका हम डायरेक्ट लिख लेंगे, क्योंकि इसका वोल्टेज गिवन है, करंट डायरेक्ट आ जाएगा। फिर इसका वोल्टेज गिवन है, करंट डायरेक्ट आ जाएगा। दोनों के करंट के फंक्शन मिल गए। दोनों के करंट के फंक्शन को फेजर से कंबाइन करोगे, इसका करंट का फंक्शन मिल जाएगा। और करंट के फंक्शन मिल गए, एम्पलीट्यूड मिल गया, तो हम आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हैं। नेट वोल्टेज तो यही है, सिस्टम का नेट वोल्टेज ये है, नेट करंट यहां से पावर फैक्टर मिल जाएगा। क्वेश्चन 2 में सिस्टम का नेट करंट ऑलरेडी दे रखा है, तो करंट गिवन है, इसका वोल्टेज हम कैसे निकालेंगे? तो पहले हम इसका रिएक्टेंस निकालेंगे। ठीक है, करंट की मदद से इसका वोल्टेज ड्रॉप, करंट की मदद से इसका वोल्टेज ड्रॉप, लेकिन कंबाइंड वोल्टेज के लिए फेजर यूज करना पड़ेगा। टोटल वोल्टेज आ गया, टोटल वोल्टेज मिल गया, टोटल करंट है, पावर फैक्टर, Z इक्विवेलेंट सब कुछ निकल आएगा। क्वेश्चन 3 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका करंट दे रखा है 2 sin ωt, तो इसका करंट दे रखा है, तो इसका ड्रॉप किसी भी टाइम पे मिल जाएगा, इसका ड्रॉप किसी भी टाइम पे मिल जाएगा। तो टोटल ड्रॉप इसका निकालने के लिए इसका ड्रॉप फेजर बना के जुड़ेगा। और सिस्टम का ड्रॉप मिल गया तो इसका ड्रॉप भी वही है, और इसका ड्रॉप मिल गया तो इसका करंट मिल गया। अब एक करंट ये है, एक करंट ये है, फेजर बना के नेट करंट निकाल दो। तो ट्राई करो। पहली बार में समझना मुश्किल होता है, तो नहीं भी आए कोई दिक्कत नहीं, मेरे सॉल्यूशन देख लीजिएगा, फिर से एक बार ट्राई करिएगा। जो मैंने सॉल्व किए हैं क्वेश्चन और ये दोनों आप ट्राई करिएगा। तो पहले इनको ट्राई करो, इनिशियली कंफ्यूजन होगा, लेकिन उतना मुश्किल नहीं, आपको धीमे धीमे अपने आप कॉमन सेंस बन जाएगा सब कुछ। बस याद क्या रखना है, कैपेसिटर का करंट दिया है तो वोल्टेज निकल आएगा। याद रखने वाली चीजें बिल्कुल सिंपल सी हैं। क्या कि कैपेसिटर का अगर वोल्टेज आपको पता है V sin ωt है, +5 मान लो, तो इससे जाने वाला करंट V/XC sin ωt +5 + π/2 होगा। तो वोल्टेज गिवन है तो करंट मिल जाएगा। एस का कन्वर्स भी ट्रू है। अगर हमें करंट दिया होता I0 sin ωt +5, तो सीधे वोल्टेज आएगा करंट इंटू रिएक्टेंस sin ωt +5 - π/2। करंट लीड करता है, मतलब वोल्टेज लैग करता है। और एक बार फंक्शन लिखे, उसके बाद फंक्शन को जोड़ना मतलब फेजर है। तो ट्राई करो, फिर मैं सॉल्व करूंगा, फिर देखिएगा, हम कोशिश करेंगे कि यह चीज कॉमन सेंस बने। चलो तो सॉल्यूशन देखते हैं। मैं सब कुछ निकाल दूंगा, आप अपने हिसाब से इनकी आंसर्स देख लेना। चलो, तो यहां से करंट लिखना है I1, IC, IL। IC हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज 12 वोल्ट गिवन है, रिएक्टेंस 2 है, तो 12/2 6 इसकी पीक वैल्यू होगी, sin ωt +5 आएगा। लेकिन कैपेसिटर में करंट लीड करता है बाय π/2। ये इंडक्टर 12/3
4 साइन ओमेगा टी प्लस 5 माइनस पाई बाय 2। क्लियर? लेकिन आई नेट है, किसी भी समय कैपेसिटर और इंडक्टर का करंट इंस्टेंटेनियस जोड़ दो, पीक नहीं जोड़ सकते, 6 और 4 10 नहीं कर सकते, लेकिन इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो जोड़ सकते हैं। और जब इंस्टेंटेनियस वैल्यू जोड़ेंगे तो दो साइनसोइडल का समेशन मतलब फेजर। तो 6 हमारा ये साइन ओमेगा टी है, 6 हमारा इधर है, 4 हमारा इधर है, नेट हमारा 2 ऊपर आया, तो 2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 प्लस पाई बाय 2, ये नेट करंट आया। ठीक है, अब हमें रीडिंग चाहिए, तो A1 की रीडिंग कितनी होगी? E1 कैपेसिटर को रीड करेगा, 6 पीक है, 6 बाय रूट 2, A2 4 बाय रूट 2। लेकिन जरा देखिए A3 की वैल्यू 5 रूट 2 नहीं है, A3 की वैल्यू सिर्फ रूट 2 है। क्यों? क्योंकि ये 3 रूट 2 इधर था, ये 2 रूट 2 इधर था, एक्चुअली ये घट गए, एंटी पैरेलल थे, एक 90 ऊपर था एक 90 नीचे था, तो दोनों फेजर कट रहे थे, ये रीडिंग आई। ठीक है, चलो अब हमें एवरेज पावर पावर फैक्टर निकालना है, तो अब हम सिर्फ वी नेट में इंटरेस्टेड हैं। वी नेट ये था, आई नेट ये था, तो वी नेट 12 वोल्ट साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये 2 वोल्ट, तो इसमें तो कुछ करने नहीं पड़ा, 90 डिग्री, तो पावर फैक्टर 0, एवरेज पावर 0, और सही बात है रेजिस्टेंस ही नहीं है तो पावर डिसिपेट होगी किस पर? ठीक है, तो पहले का आंसर ये था। क्वेश्चन 2, अब क्वेश्चन 2 में सबका करंट, इसका करंट और इसका करंट दे रखा है, तो मुझे इसका वोल्टेज चाहिए, इसको मैं L नाम देता हूं, इसको मैं R नाम देता हूं, किसी भी टाइम पे वैल्यूज हम लिख रहे हैं। तो L के अक्रॉस, तो पहले इसका रेजिस्टेंस चाहिए ओमेगा L 10 ओम, ठीक है, दोनों का रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो 10 इंटू 4 40, 40 साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाय 3। यहां तक तो हमने सीधे लिखा कि करंट में रेजिस्टेंस रिएक्टेंस का मल्टीप्लाई किया, लेकिन ये इंडक्टर है, वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करता है, प्लस पाई बाय 2। रेजिस्टेंस में जो करंट का फेज है वही वोल्टेज का फेज है, सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 40 साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाय 3। अब हमें नेट वोल्टेज चाहिए, तो देखिए करंट का ये है, रेजिस्टेंस का फेजर यहां आया, इंडक्टर का कितना 40, इंडक्टर का फेजर आया प्लस पाई बाय 2 40, तो रिजल्टेंट का नेट आया 40 रूट 2 और एंगल आया पाई बाय 4, तो वी नेट की वैल्यू हो गई 40 रूट 2। ये पीक वैल्यू है तो ये भी पीक वैल्यू है, साइन ओमेगा टी 100 पाई टी, और ये पाई बाय 4 रेजिस्टेंस से आगे, और रेजिस्टेंस कितना था प्लस पाई बाय 3, इसका फेजर ये था, इससे पाई बाय 2 आगे, ये नेट वोल्टेज का फेजर आ गया। तो नेट वोल्टेज हमें पता है, बस काम खत्म हो गया। अब क्या करना है इसमें? हाँ, और आई नेट तो हमें दिया ही था, कितना पाई टी प्लस पाई बाय 3, पाई बाय 4 है ये। तो इन दोनों में डेल्टा फेज की वैल्यू पाई बाय 4 हो गई, क्योंकि नेट करंट और नेट वोल्टेज का एंगल पाई बाय 4 है, और वोल्टेज लीड्स करंट बाय कितना पाई बाय 4। जेड इक्विवेलेंट कितना हो गया? सिस्टम का जेड इक्विवेलेंट टोटल वोल्टेज को टोटल करंट से डिवाइड करो, 40 रूट 2 बाय 4, 10 रूट 2 ओम। ठीक, और देखिए इवेंचुअली वोल्टेज इज लीडिंग, इसका मतलब सर्किट इज इंडक्टिव, क्योंकि इंडक्टर की तो प्रॉपर्टी है वोल्टेज लीड करता है, लेकिन प्योर इंडक्टर नहीं है, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है, तो लीड तो कर रहा है वोल्टेज करंट से, लेकिन पाई बाय 2 से लीड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि देयर इज सम रेजिस्टेंस एज वेल। प्योर इंडक्टर की प्रॉपर्टी थी कि वोल्टेज करंट से लीड करेगा पाई बाय 2 से, ये रेजिस्टेंस और इंडक्टर का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए पाई बाय 2 ना आके कुछ और आया। एनीवे, तो उम्मीद है यहां तक कॉमन सेंस बन गया होगा। चलो, पावर फैक्टर 1 बाय रूट 2,
Z इक्विवेलेंट 10√2 ओम इंपीडेंस, एवरेज पावर VRMS IRMS cos फाई, तो VRMS 40, IRMS 2√2, cos फाई 1/√2 80 वॉट, और IRMS का स्क्वायर 2√2 का होल स्क्वायर इंटू 10, ये भी 80 आएगा। सही बात है, ठीक। तो हमने क्या किया, पूरे सिस्टम का वोल्टेज निकाला, सिस्टम का करंट पता था, तो सिस्टम का पावर फैक्टर, एवरेज पावर, सब कुछ मिल गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में भी हम क्या करने वाले हैं, कैपेसिटर और रेजिस्टर, इसका वोल्टेज ड्रॉप लिखते रेजिस्टर का, तो 2 इंटू 3 ये 6 साइन ओमेगा टी, 2 इंटू 4 8 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। सोचो 2 इंटू 4 8 तो आता साइन ओमेगा टी, लेकिन करंट का जो फेजर है वो लीड करता है, मतलब इसमें वोल्टेज का फेजर लैग करेगा। तो हम ये वोल्टेज बनाने वाले थे। अब जरा ये समझिए कि ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज तो हमेशा ऐड होते, तो यहां पे अगर मैं ड्रॉप लिखूं तो ये 8 साइन ओमेगा टी माइनस π/2 प्लस 6 साइन ओमेगा टी होगा। ध्यान दीजिए, आरएमएस या पीक वैल्यू ऐड नहीं कर सकते, इंस्टेंटेनियस हमेशा ऐड कर सकते हैं। तो इन दोनों को कंबाइन करते, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, तो 6 साइन ओमेगा टी ये है, 8 साइन ओमेगा टी ये है, कॉम्बिनेशन आया 10, एंगल आया फाई, तो इसी को लिख सकता हूं मैं 10 साइन ओमेगा टी माइनस 53 डिग्री। तो ये जो मिला ये ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर है, इन दोनों को जोड़ के इंडक्टर का ड्रॉप आ गया। तो ड्रॉप अक्रॉस आर पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर। अब करंट थ्रू इंडक्टर चाहिए तो बिल्कुल आसान है, हमें ड्रॉप थ्रू वोल्टेज डिफरेंस थ्रू इंडक्टर मिल चुका है, हमें करंट चाहिए, इसका रेजिस्टेंस है 5 ओम, तो दिस बाय 5 कितना आया 2, तो करंट थ्रू इंडक्टर वोल्टेज पता है 10/5 2 साइन ओमेगा टी माइनस 53, लेकिन इसके केस में वोल्टेज लीड करता है, मतलब करंट लैग करता है, माइनस π/2। इंडक्टर का वोल्टेज गिवन है, करंट निकालना था तो लैग कराएंगे, π/2 से लैग करा दिया। यह आ गया करंट थ्रू इंडक्टर एट टी। नेट करंट चाहिए, तो नेट करंट इस करंट और इस करंट का समेशन था। इस करंट का फंक्शन हमें पता है 2 साइन ओमेगा टी, इसका फंक्शन है 2 साइन ओमेगा टी माइनस 53 माइनस π/2। तो ये दोनों करंट को इंस्टेंटेनियस हम डायरेक्ट जोड़ते हैं, तो ये 2 साइन ओमेगा टी माइनस 53 माइनस π/2, तो 2 साइन ओमेगा टी। 53 और π/2 ये आया, तो ये एंगल बन गया 37, ये आया 2। तो अब रिजल्टेंट लिखते, तो 2 इधर, 2 का cos 37, 2 का sin 37, cos 37 2 इंटू 4/5, 8/5 1.6, 1.2, तो 1.6 माइनस करो, ये आ गया 1.2, ये आ गया 0.4, तो रिजल्टेंट आ गया 0.4 का 3 गुना √10, यूनिट क्या चल रही है, एम्पियर। ये नेट हमारा करंट निकला, 0.4 √10 नेट करंट है। और एंगल कितना है, ये किसके साथ, 2 साइन ओमेगा टी के साथ। तो इसका अगर फंक्शन लिखते हम, तो आई नेट का फंक्शन आता 0.4, आई नेट का फंक्शन आता 0.4 √10 साइन ओमेगा टी माइनस 10 इनवर्स 3, 10 इनवर्स 3 है, ये आई नेट है। वोल्टेज नेट कितना है, और वोल्टेज नेट यही तो है, जो इसके अक्रॉस वोल्टेज है वही इसके अक्रॉस है, वही नेट वोल्टेज है, तो वी नेट कुछ और नहीं, ये है। और इन दोनों में देखें, ये 53 और 10 इनवर्स 3, तो फाई आया 10 इनवर्स 3 माइनस 53 डिग्री। और चाहे तो इसको सुधार सकते हैं, 10 इनवर्स 3
माइनस टेन इनवर्स 4/3 और टेन इनवर्स ए माइनस बी, टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। टेन इनवर्स 9 माइनस 4 5/5, ये कितना बना 5, 1/3। तो टेन इनवर्स 1/3 फेज आ गया, डेल्टा फेज। तो पावर फैक्टर टेन थीटा 1/2 है, 1/3 है, तो कॉस थीटा 3/√10 होगा। अपने आप समझ में आ जाएगा ये आंसर सही है कि नहीं है, कि कुछ गलत तो नहीं किया हमने। तो जो भी पावर आती हम एवरेज पावर निकालें। तो VRMS कितना है 10/√2, IRMS 0.4 इंटू √10/√2 इंटू 3/√10, √10 से √10 कटा, 4 से 2 6 वॉट पावर आई। तो एवरेज पावर 6 वॉट आनी चाहिए और पावर सिर्फ यहां लॉस होगी। तो IRMS का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस ये आएगा। IRMS कितना है √2, रेजिस्टेंस कितना है 3, 6 वॉट। मतलब हमने सही सॉल्व किया है। ठीक है, तो शायद आपको ये सॉल्यूशन देख के कॉमन सेंस लग गया होगा। हां, लास्ट एमीटर की रीडिंग्स बिल्कुल आसान। A1 की रीडिंग कितनी है, 2 एंपियर करंट जा रहा था, A1 विल रीड √2 एंपियर। A2 की रीडिंग, तो नीचे करंट कितना था, ये भी 2 ही था, इट विल ऑल्सो रीड √2 एंपियर। लेकिन A3 यहां लगा था, ये जो रीड करेगा 2√2 नहीं करेगा क्योंकि ये फेज में नहीं है, ये जो रीड करेगा इसका अपॉन √2। तो 0.4 √10/√2 एंपियर, ये आंसर आता है। ठीक है, तो शायद आप समझ गए होंगे यहां तक का डिस्कशन। तो कंक्लूजन सो फार, इसका वोल्टेज गिवन है, करंट। दूसरा, इंडक्टर वोल्टेज गिवन है, करंट। कैपेसिटर वोल्टेज गिवन है, करंट। ठीक है, तो इसका वोल्टेज अगर हमारा था V0 sin ωt, तो इसका करंट V0/R sin ωt, कोई चेंज नहीं। इसका भी V0 sin ωt, तो इसका करंट V0/XL ωL sin ωt, करंट लैग करता है। अब आप कैसे भी याद रखिए, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इसमें करंट लैग करता है, इसमें करंट लीड करता है। ये वोल्टेज है, तो यहां से V0 sin ωt, तो इसका करंट V0/1/ωc sin ωt प्लस π/2, वॉट एवर इट इज। इससे π/2 आगे, इससे π/2 पीछे, और ये सेम। हमने ये 3 स्टैंडर्ड चीजें देखी जो कि आपको याद रखनी है। तो एक चीज गिवन होगी जब चीजें सीरीज में थी, सीरीज में थी तो करंट गिवन था, पैरेलल में थी तो वोल्टेज गिवन था, उससे हम निकाल पा रहे थे। तो कंक्लूजन हम क्या निकाल रहे थे कि अगर हमारा क्वेश्चन ऐसा था तो यहां करंट हमें गिवन था, तो हमने इसका वोल्टेज निकाला, इसका वोल्टेज निकाला, इसका वोल्टेज, तीनों को फेजर बनाए। तो इसमें ये करंट का फेजर है, वोल्टेज अक्रॉस आर का फेजर ये होगा, इसमें वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का फेजर ये होगा, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर का फेजर ये होगा। क्यों? कैपेसिटर में करंट लीड करता है, मतलब वोल्टेज लैग करेगा, ये इसके फेजर्स है। तो हम इन सब को कंबाइन करके नेट वोल्टेज का फेजर बना लेंगे। नेट वोल्टेज पता है, नेट करंट पता है, दोनों के बीच का एंगल cos फाई, पावर फैक्टर। ठीक है, दूसरा हमने केस देखा वो कुछ ये था, इसमें सबका वोल्टेज का फेजर सेम है, करंट का डिफरेंट है। तो रेजिस्टेंस का करंट सेम इसी के पैरेलल, कैपेसिटर का करंट ऊपर, इंडक्टर का करंट नीचे। इनको कंबाइन करके सिंगल करंट मिल गया, वोल्टेज है नेट वोल्टेज, नेट करंट, पावर फैक्टर मिल जाएगा, cos फाई मिल जाएगा। और Z निकालने का तरीका, नेट वोल्टेज और नेट करंट को डिवाइड कर दो Z, नेट वोल्टेज और नेट करंट को डिवाइड कर दो, Z आ गया। ठीक है, तो बस हम इसी को, दरअसल कहा जाए तो एसी में हर चीज हम अब ले चुके हैं, बस हम इसी को छोटे छोटे पार्ट में डील करके चीजों को थोड़ा और आसान कर लेंगे। करना यही है सब में। ठीक है,
चलो तो अब हम बात कर रहे हैं आरसी सर्किट। आरसी सर्किट मींस रेजिस्टर और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन होता सर्किट में, या एलआर सर्किट या एलसी सर्किट या एलआरसी सर्किट, यही पढ़ेंगे। वैसे हमारे सिलेबस में सिर्फ सीरीज सर्किट है, ठीक है। तो सीरीज सर्किट, अगर ये चीज सीरीज में दी है, ये वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, इसका रेजिस्टेंस R, इसका रिएक्टेंस XC, ठीक है। इसने कहा करंट फेज में होगा, लेकिन इसने कहा नहीं मेरा तो करंट 90 डिग्री लीड करता है। इसने कहा मेरा करंट लीड नहीं करता, इसने कहा 90 लीड करता है। दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब बीच में कहीं लीड करेगा, ठीक है। अब हम ये करने के लिए क्या कर रहे हैं कि इन दोनों में क्या कांस्टेंट है, करंट या वोल्टेज? आंसर मिला करंट। तो अगर ये करंट का फेजर मुझे मिल जाता, ये अगर करंट का फेजर होता, तो वोल्टेज अक्रॉस आर का फेजर करंट के पैरेलल होगा। करंट दोनों में सेम है, जो इस पे वोल्टेज आएगा वो करंट के पैरेलल आएगा, लेकिन इस पे जो वोल्टेज आएगा वो नीचे आएगा। तो वी नेट हमारा ऐसा आएगा, ठीक है। और ये हम लिख सकते हैं आई आर, वी आर की वैल्यू आई आर, वी सी की वैल्यू, तो ये आई नॉट लिख रहा हूं, आई नॉट एक्स सी लिख सकते हैं कि अगर मैंने माना करंट की पीक वैल्यू आई नॉट है, तो रेजिस्टेंस की पीक वैल्यू ये है, कैपेसिटेंस की पीक वैल्यू ये है, कंबाइन करने पे वी नेट की वैल्यू कितनी आई, ये एंगल फाई है, वी नेट की वैल्यू कितनी आई, आई नॉट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। ये बना, ये इसकी पीक वैल्यू, लेकिन यहां पीक वैल्यू कितनी थी, वी नॉट। तो यहां से पीक वैल्यू वी पीक था वी नॉट, और यहां से वी पीक हमने देखा, चूंकि सभी पीक वैल्यूज ले रहे हैं, ये आई नॉट टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर, और कंपेयर करें इन दोनों को, तो वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर, और वी नॉट बाय आई नॉट टोटल वोल्टेज और टोटल करंट के रेशो को ही तो Z कहते हैं। तो इस केस में हमें Z की वैल्यू मिल गई आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर का अंडर रूट, और अगर Z हमें मिल गया तो करंट की वैल्यू वी नॉट बाय Z। सोचिए, ये करंट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, लेकिन इसके साथ कुछ चेंज करना पड़ेगा। और जरा समझिए, वोल्टेज नेट इधर है, करंट इधर है, कौन लीड कर रहा है, करंट। और करंट कितने से लीड कर रहा है, ये फाइव, तो फाइव की वैल्यू tan इनवर्स एक्स सी बाय आर है। ये हमें करंट मिल गया, और यही करंट दोनों का है। तो इस तरीके से हमें सिस्टम से करंट मिल गया, काम हो गया हमारा। तो सिस्टम का करंट हमारा ये है। और ये हम कैसे सोच पा रहे हैं कि हम ये देख रहे थे कि वोल्टेज अक्रॉस आर, रेजिस्टेंस पे वोल्टेज ये था, कैपेसिटर पे वोल्टेज आई नॉट इंटू एक्स सी था, तो टोटल वोल्टेज आई नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर का अंडर रूट है, लेकिन टोटल वोल्टेज तो वी नॉट गिवन है, तो ये वाला फैक्टर हमारा Z है, और ये नेट वोल्टेज है। करंट हमने इधर माना है, तो करंट लीड कर रहा है कितने से, 5 से। तो ये हमारा सॉल्यूशन था। और एक बार हमें करंट मिल गया तो हम इसके अक्रॉस सब कुछ लिख सकते हैं। अब तो जैसे हमें करंट मिल गया, अब हमसे पूछा होता वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या लिखेंगे, तो करंट हमारे पास है, तो वी नॉट बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इंटू इसका रिएक्टेंस एक्सी। तो ये तो इसकी पीक वैल्यू मिल गई। अब करंट की वैल्यू ये गंदी सी थी, कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है कि वोल्टेज लैग करेगा π/2 से। सोचो, करंट हमें सिस्टम से मिल चुका है, अब हमें इसका ड्रॉप चाहिए, तो करंट पता है, ड्रॉप निकालना है, तो आई में इसका मल्टीप्लाई कर दो, ये तो सीधे पीक वैल्यू मिल गई।
फंक्शन लिखना है साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये पूरा करंट का फंक्शन माइनस पाई बाय 2। ठीक है, तो ये किसी भी इंस्टेंट के हम आंसर लिख पा रहे हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या आया कि आर और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन एक नया कुछ है। रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस मिलके इंपीडेंस बनाते हैं, और वो इंपीडेंस आया आर स्क्वायर प्लस एक्सी का होल स्क्वायर का अंडर रूट। और इंपीडेंस से आपको आई की पीक वैल्यू सीधे सीधे मिल गई। तो आपको दो चीजें चाहिए, अकेले पीक इससे तो मैक्सिमा मिल गया, लेकिन आपको एक और चीज चाहिए कि कौन लीड करेगा कौन लैग करेगा। मैं ऐसे सोचता हूं, रेजिस्टेंस ने कहा लीड लैग होना नहीं है, कैपेसिटर ने कहा लीड होना है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ कम लीड करेगा, 0 से 90 के बीच में इतना लीड करेगा। और आंसर क्या है, tan इनवर्स XC बाय R। वेरीफाई कर लो, रेजिस्टेंस 0 होता पाई बाय 2 बनता, XC 0 होता 0 बनता। तो ये हमारा RC सर्किट है। तो इसमें कंक्लूजन ये आया कि अगर आपको ये सीधे सीधे मिल जाता, जैसे तीनों चारों यहां से 20 साइन ओमेगा टी, तो आप Z की वैल्यू लिख सकते हैं 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर का अंडर रूट 5, और Z मिल गया तो यहां का हमें फंक्शन मिल गया 20/5 4 साइन ओमेगा टी प्लस 5। लेकिन इसके साथ एक और चीज चाहिए, लेकिन अगर हमसे यह पूछा होता कि बताओ एमीटर की रीडिंग क्या होगी, तो आपको यह चीज थोड़ी ना चाहिए। एमीटर की रीडिंग के लिए तो इसी से काम चल जाएगा कि 4 पीक वैल्यू है, 2√2 रीडिंग होगी। समझ गए? हां, फाई की वैल्यू सिमिलरली ये यहां पे कुछ आएगा, और कितना आएगा, वो आएगा tan इनवर्स 3/4 XC बाय R। ठीक है, अब अगर हमसे पूछा होता यहां पे ड्रॉप कितना होगा, तो ड्रॉप आता करेंट इंटू दिस 4 इंटू 3 12 साइन। लेकिन आप सोचिए, सिर्फ ड्रॉप की अगर वोल्टमीटर की रीडिंग पूछी होती यहां, तो सिर्फ इससे काम चल जाएगा। 12 पीक वैल्यू है, तो वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी होगी, 12/√2 6√2। लेकिन अगर फंक्शन चाहिए तो आपको पूरा चाहिए, tan इनवर्स 3/4, और इसमें वोल्टेज लैग करता है π/2 से। मतलब हमने क्या किया, एक बार सिस्टम का करंट आ गया तो इंडिविजुअली तो सब पे ड्रॉप हम लिख ही सकते हैं। ठीक है, तो जैसा हमारा आरसी सर्किट है वैसा ही हमारा एलआर सर्किट भी होगा। और एलआर सर्किट में भी कुछ ऐसा ही होना है कि यहां से V0 साइन ओमेगा टी ये हमने दिया, इसमें दोनों में करंट सेम जाएगा, तो करंट का फेजर ये है, लेकिन वोल्टेज अक्रॉस आर करंट के पैरेलल है। कितना, IR। करंट की पीक वैल्यू I0 मानी, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ऊपर आएगा I0 XL। तो नेट वोल्टेज जो आएगा वो आएगा I0 XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट, ये एंगल फाई, और नेट वोल्टेज ये है, नेट करंट ये है, तो वोल्टेज लीड्स करंट बाय tan इनवर्स दोनों का रेशियो XL/R। और दूसरा इंपीडेंस आया R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर का अंडर रूट, ये इंपीडेंस आ गया। और सही बात है, रेजिस्टेंस ने कहा मेरा करंट तो तुम्हारे फेज में है, इसने कहा मेरा करंट π/2 पीछे है, तो इसने कहा सेम है, इसने कहा π/2 पीछे, तो कुछ पीछे आएगा। तो देखिए वोल्टेज लीड कर रहा है या करंट लैग करना था, ये तो करना ही था क्योंकि ये इंडक्टर का इफेक्ट है। तो वोल्टेज लीड करना या करंट लैग करना एक ही बात है, इतने से। तो ये Z की वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट कंक्लूजन, तो ये हमने LR सर्किट लिख लिया। फेजर आपको बनाते हुए आना चाहिए।
और फेजर हम क्या कर रहे हैं, करंट सेम है, वोल्टेज के फेजर बना रहे हैं। पैरेलल में वोल्टेज सेम था, करंट के फेजर बना रहे हैं। थर्ड पार्ट, एलसी सर्किट। इंडक्टर और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन, तो इसमें भी ये V नॉट साइन ओमेगा टी है, यहां से करंट हमने I नॉट माना, ये करंट I नॉट, लेकिन इस बार वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ये है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ये है। एक ने कहा मैं पाई बाय 2 ऊपर है, दूसरे ने कहा मैं पाई बाय 2 नीचे हूं। एक ऊपर है एक नीचे है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन या तो ऊपर आएगा या नीचे आएगा, तो रिजल्टेंट या तो ऊपर आएगा या रिजल्टेंट नीचे आएगा। अगर रिजल्टेंट ऊपर आया, VL कितना है, I टाइम्स XC, ये कितना है, I नॉट टाइम्स XC, ये L, तो नेट वोल्टेज आया I नॉट टाइम्स XL माइनस XC का मॉड। हमें पता नहीं कौन जीत रहा है, तो या तो वोल्टेज ऊपर आएगा या वोल्टेज नीचे आएगा। तो अगर XL XC से बड़ा है तो वोल्टेज लीड्स करंट बाय पाई बाय 2। अगर XL XC से छोटा है तो करंट लीड्स वोल्टेज बाय पाई बाय 2, मतलब हर हाल में पावर फैक्टर तो 0 ही है। ठीक है, फेज या प्लस पाई बाय 2 है माइनस पाई बाय 2 है, तो बड़ी अच्छी बात है। और Z की वैल्यू कितनी है, XC माइनस XL मॉड। एंड लास्ट वन इज LRC सर्किट। दरअसल इसके अंदर तीनों आ गए, तो ये आप समझ लिए तो सब समझ लिए। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि मेरे सॉल्व करने से पहले वीडियो पॉज करिए और आप खुद से आंसर निकालिए, इसके आंसर क्या आएंगे। ओमेगा टी रहने देता हूं, तो आप खुद से आंसर निकालिए फिर मेरे सॉल्यूशन देखिए। तो थोड़ा पॉज कर लें और खुद से रिजल्ट निकालें, पावर फैक्टर क्या आएगा, Z इक्विवेलेंट क्या आएगा, कौन लीड लैग करेगा, एटसेट्रा। चलो मेरा आंसर देखिए, ये I नॉट है, तो I नॉट की सेम करंट है, तो देखिए रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप I नॉट आर पैरेलल होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस ड्रॉप लैग करेगा क्योंकि करंट लीड करता है। यहां I नॉट इंडक्टर, I नॉट XL। अब जरा सोचिए, यहां भी हमें नहीं पता कि इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आना है, तो लेट XL इज मोर देन XC, तो ऊपर बनता XL माइनस XC, इधर बनता I नॉट R, नेट वोल्टेज आता इधर, नेट करंट था इधर, ये एंगल था फाई, तो नेट वोल्टेज है I नॉट टाइम्स R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो Z की वैल्यू आ गई R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर का अंडर रूट, और इसने क्या कहा, करंट लीड्स वोल्टेज, सॉरी वोल्टेज लीड्स करंट बाय इन दोनों का tan इनवर्स XL माइनस XC बाय R। लेकिन इसी में अगर हमने उल्टा ले लिया होता, लेट XC इज मोर देन XL, तो नीचे आता I नॉट XC माइनस XL, ये आता I नॉट R, नेट वोल्टेज इधर, नेट करंट इधर, और वोल्टेज आता I नॉट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर अंडर रूट, तो Z हमारा वही आता। क्या फर्क पड़ता है अंडर रूट के अंदर की कौन आगे लिखा है, और करंट लीड्स वोल्टेज बाय tan इनवर्स XC माइनस XL बाय R। तो देखिए यहां XL माइनस XC था, यहां XC माइनस XL, यहां वोल्टेज लीड कर रहा है, यहां करंट लीड कर रहा है, मतलब एक डेफिनेशन में दूसरी छुपी हुई है, क्योंकि अपने आप अगर XL छोटा हो गया तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा तो करंट लीड करने लगेगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा ये केस था। तो अगर आप इसको समझ गए, क्योंकि इसके अंदर बाकी सभी है, XC की वैल्यू 0 करो R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, XL की वैल्यू 0 करो दूसरा वाला केस, R की वैल्यू 0 करो तो XL माइनस XC का मॉड,
तीनों इसके अंदर आ गए, और फेज आया tan phi XL माइनस XC बाय R, मॉड लगा देता हूं, मतलब ऊपर आया रिएक्टेंस, नीचे आया रेजिस्टेंस। अब इनमें कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है? जिसकी वैल्यू ज्यादा बड़ी है। अगर कैपेसिटर की वैल्यू बड़ी है तो कैपेसिटर की बात मानेंगे, इंडक्टर की वैल्यू बड़ी है तो इंडक्टर की बात मानेंगे। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 4 ओम, तो Z की वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस 1 स्क्वायर 4 स्क्वायर रूट 17। अब चूंकि कैपेसिटर ज्यादा बड़ा है तो करंट लीड्स वोल्टेज बाय इन दोनों का डिफरेंस 1 बाय 4, और tan phi मिल गया तो cos phi हमारा मिल ही जाएगा, और cos phi R अपॉन, ये इंटरेस्टिंग है, cos phi जो मिला R अपॉन Z। और सही बात है, cos phi में R ऊपर आना चाहिए, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस 0 हुआ तो cos phi अपने आप 0 हो जाएगा, पावर आएगी नहीं, तो पावर जो आ रही है वो रेजिस्टेंस की वजह से आ रही है, तो cos phi में R तो ऊपर आना था, Z नीचे आया ट्रिग्नोमेट्री की वजह से। तो हमने जितना पूरा अभी तक का पढ़ा, सुबह से जितना भी हमने पढ़ा है, उन सब का कॉम्बिनेशन सिर्फ ये है। तो बस आपको एक ही चीज समझनी है, कहा जाए पुराना भले ना आया हो समझ में या दिक्कत हो, अगर आप ये समझ गए तो पूरा अल्टरनेटिंग करंट आपको समझ में आ गया। मतलब Z निकालना सीखना है, सीधी बात ये। और Z हम कैसे निकाल रहे हैं? 5 ओम, 2 ओम, 4 ओम। तो Z की वैल्यू 5 और 2, तो या तो आप इवन Z को भी ऐसे सोच सकते हो, 4 ओम ये है, 5 ओम कहीं ऊपर मान लो, 2 ओम इधर माना, 5 ओम इधर माना, तो रिजल्टेंट 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम। तो या तो आप ऐसे सोच सकते हो या फॉर्मूला याद रखो। तो R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 5 ओम। और इसमें इस पूरे सिस्टम की प्रॉपर्टी है कि करंट लीड्स वोल्टेज बाय tan इनवर्स, रिएक्टेंस पार्ट 3, टोटल ये 4। मतलब ये सिस्टम अगर आप किसी से कनेक्ट करोगे तो इंपीडेंस 5 ओम और ये आएगा, मींस शायद अब आप ये मेरा कंक्लूजन समझ पाए। ये 2 ओम, 5 ओम, 4 ओम, इसको मैंने एक वोल्टेज से कनेक्ट कर रखा है, tan sin ओमेगा t प्लस 5 इससे, तो मैं सीधे इसके Z की वैल्यू कितनी है 5, इससे मुझे पता है कि यहां आएगा 2 sin ओमेगा t प्लस 5, यहां तक तो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर सिर्फ रीडिंग ऑफ एमीटर लिखनी होती तो यहीं से काम चल जाता। इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखनी है तो हमें एक और इंफॉर्मेशन चाहिए कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि करंट लीड करता है tan इनवर्स इससे, तो ये वोल्टेज फंक्शन है, करंट लीड करता है तो tan इनवर्स 3/4। ये कंक्लूजन है कि आपको वोल्टेज पता है, आपने सीधे इससे जाने वाला करंट निकाल दिया, और अगर इसका करंट मिल गया तो ये करंट, ये करंट, ये करंट सब मिल जाएंगे। जैसे हमसे पूछा बताओ यहां वोल्टेज मिल जाएंगे सब, यहां वोल्टेज कितना है, तो करंट में इसका मल्टीप्लाई करो, 2 और 2 4 साइन ओमेगा टी प्लस 5 प्लस tan इनवर्स 3/4। प्योर रेजिस्टेंस होता तो यहीं तक सही था, लेकिन इंडक्टर की प्रॉपर्टी है वोल्टेज लीड करेगा, इससे जाने वाला करंट से वोल्टेज लीड करेगा, ये इसका फंक्शन है। तो हम कोई भी वोल्टेज, कोई भी करंट, कुछ भी लिख सकते हैं। सिलेबस में सिर्फ हमारा LRC सीरीज में सिर्फ एक ही चीज हमारे सिलेबस में है, LRC सीरीज सर्किट। ठीक, तो एक आध एग्जांपल देखो फिर क्वेश्चन करते हैं। तो अब हम इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। तो 2 ओम, 3 ओम, tan sin ओमेगा टी। अब पूछा होता जैसे करंट एट टी,
दूसरा ड्रॉप ऑन इंडक्टर एट टी, ठीक है, चलो इतना ही छोड़ो। तो यहां से हमें क्या पता चला, Z की वैल्यू कितनी है, √13। तो यहां से हम करंट लिख चुके, वोल्टेज का फंक्शन पता है, Z से डिवाइड करो, 10/√13 sin ओमेगा टी। लेकिन ये तो हमारी पीक वैल्यू सही है, फेज लिखना है तो इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी इंडक्टिव है, तो इसकी प्रॉपर्टी है वोल्टेज लीड्स करंट बाय tan इनवर्स 2/3। तो चूंकि वोल्टेज लीड करता है मतलब करंट लैग करता है, tan इनवर्स 2/3 यहां से। तो करंट एट टाइम t मिल चुका है। ड्रॉप ऑन इंडक्टर एट t, तो ये करंट में इसका मल्टीप्लाई कर दो तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, तो करंट में इसका मल्टीप्लाई करो 20/√13 साइन ओमेगा टी माइनस tan इनवर्स 2/3 और π/2। खुद के करंट से, चूंकि प्योर इंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो प्योर इंडक्टर का करंट पता है, उसका वोल्टेज π/2 लीड करेगा। एग्जाम्पल 2, तो जैसे ये 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, ये 2 ओम कर देता हूं, यहां से 5 साइन ओमेगा टी। तो अगर मुझे ये वोल्टेज लिखना होता तो इंडिविजुअली फेजर बनाने की जरूरत नहीं, इसका कॉम्बिनेशन कितना है, दिस स्क्वायर प्लस, तो आर कितना है 2, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये Z है √5, Z √5 है। अब इसमें कैपेसिटर जीत रहा है, तो इसकी प्रॉपर्टी ये है कि करंट लीड्स वोल्टेज बाय 3 माइनस 2 tan इनवर्स 1 3 माइनस 2/2। तो वोल्टेज का फंक्शन हमारा कितना आ गया, करंट दे रखा है, मल्टीप्लाई करो 5√5 साइन ऑफ ओमेगा टी, और करंट लीड कर रहा है मतलब वोल्टेज लैग करेगा, ये आंसर है। ठीक है, और लास्ट एग्जांपल, फिर क्वेश्चन दे रहा हूं। V2, V3 एमीटर 6 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 20 हर्ट्ज, और एमीटर की रीडिंग पूछी गई है, ये मान लेते हैं। ये गिवन है, बाकी चीजें पूछी गई हैं। हाँ, रेजिस्टेंस की वैल्यू जरूर दे देता हूं मैं, 2 ओम। अब यहां पे ये काफी हिडन टाइप का क्वेश्चन हो गया कि हमें इस वोल्टमीटर की रीडिंग गिवन है, इस वोल्टमीटर की रीडिंग गिवन है, एमीटर की रीडिंग गिवन है। अब हमसे पूछो, एमीटर की रीडिंग पूछी गई है, तो हमसे पूछा होता मान लो रीडिंग ऑफ एमीटर, दूसरा पूछा गया होता कैपेसिटर कितना है, तीसरा इंडक्टर कितना है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो इसके लिए समझते हैं कि अगर इसकी वैल्यू XL होती, इसकी वैल्यू XC होती, और इसकी रीडिंग I होती, ठीक है, और ये ऑब्वियसली RMS है। क्यों? क्योंकि ये RMS दिया है, बाय डिफॉल्ट RMS होता है, सभी को RMS मान लो, ये भी RMS, ये भी RMS, सभी को RMS मानो, ठीक है। तो टोटल ड्रॉप अगर निकालते तो ये I0 टाइम्स Z आता, और ये 5 वोल्ट के बराबर आता। Z की वैल्यू कितनी है, XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू 5। अब हमें एक और बात पता है कि I0 टाइम्स XL, इसकी वैल्यू 6 है। RMS करंट इंटू इसका रेजिस्टेंस रिएक्टेंस मल्टीप्लाई करो वोल्टेज,
आई नॉट टाइम्स एक्स सी, इसकी वैल्यू 8 है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं अब इसके बाद, इस आई नॉट को अंदर भेज दूं, आई नॉट एक्स सी माइनस आई नॉट एक्स एल का होल स्क्वायर प्लस 2 आई नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। आई नॉट एक्स सी 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 आई नॉट का होल स्क्वायर 25। ये कितना बना 4 प्लस 4 आई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो आई नॉट की वैल्यू आ गई 21/4 का अंडर रूट एम्पियर। तो इसकी रीडिंग आ गई 21/4 का अंडर रूट एम्पियर। कैसे ही माना, मैंने इसका आई नॉट माना, जेड का मल्टीप्लाई करने पे टोटल वोल्टेज आना चाहिए, और आई नॉट में इसका मल्टीप्लाई करने पे ये, आई नॉट में इसका मल्टीप्लाई करने पे ये। ठीक है, एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका ये था वैसे कि अगर मैं यहां V1 एमीटर लगा देता तो मैं सीधे सोच सकता हूं फेजर बना के कि अगर ये आई नॉट का फेजर है तो VR का फेजर इधर होगा, VC का इधर होगा, VL का इधर होगा। VL कितना है 6 वोल्ट, ये कितना है 8 वोल्ट, ये कितना है अननोन X। तो ये आया X और 2 वोल्ट, X वोल्ट। रिजल्टेंट इसका आया एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का अंडर रूट, लेकिन ये कितने के बराबर है 5 वोल्ट के बराबर है। तो X की वैल्यू √21 वोल्ट, तो इस पे ड्रॉप √21 वोल्ट का है बाय 2 एम्पियर, तो √21/2 इसकी रीडिंग आ गई। सभी आरएमएस चल रहे हैं इसीलिए आंसर आरएमएस है। ठीक है, ये रीडिंग ऑफ ए था, तो √21/2 एम्पियर। कैपेसिटेंस की वैल्यू तो देखिए XL की वैल्यू, अगर XL चाहिए तो XL की वैल्यू आएगी 6/I0। सोचो RM वोल्टेज बाय करंट, ये XL की वैल्यू है। I0 की गंदी सी वैल्यू √21/2 ये थी। XL है ω-L, तो 2π फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 इंटू L इज इक्वल टू 12/√21। ये इंडक्टेंस की वैल्यू आ गई हेनरी में। ऐसे ही कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालेंगे, XC इज इक्वल टू 4/I0, तो 1/2πfC ω-L इज इक्वल टू 4/√21/2। इससे कैपेसिटेंस निकल आएगा। ठीक है, तो ट्रिकी क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन हम और प्रैक्टिस करेंगे अगली क्लासेस में। ठीक है, फिलहाल और अगली क्लासेस में हम और अच्छे एप्लीकेशन देखेंगे एक्चुअली एसी के। ठीक है, इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन देखने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट के। तो फिलहाल आपको बेसिक सर्किट सॉल्व करते हुए आना चाहिए। और बेसिक सर्किट क्या है, जेड इक्विवेलेंट कैसे निकाला, बाकी चीजें कैसे निकाली। चलो ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहले में इंडक्टर की रिएक्टेंस नहीं गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, इसकी रीडिंग गिवन है, टोटल वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो रीडिंग ऑफ V1, रीडिंग ऑफ A, Z, पावर फैक्टर, और चलो इंडक्टेंस की वैल्यू भी पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 12 ओम का रिएक्टेंस कैपेसिटर का है, 5 ओम इसका है, 65 sin ωt वोल्टेज का फंक्शन है। Z करंट किसी भी टाइम पे, Z इक्विवेलेंट, ड्रॉप ऑन रेजिस्टर एट T, ड्रॉप ऑन कैपेसिटर एट T, पावर फैक्टर एंड पावर एवरेज। क्वेश्चन 3 में of 500/π microfarad is the capacitance of capacitor, corresponding inductance of inductor is also given. This is RMS voltage. कुछ नहीं दिया मतलब RMS voltage है। RMS voltage and frequency of the source is given. You have to find Z equivalent, average power, reading of ammeter, reading of voltmeter. voltmeter कहां लगा है, यहां पे। ठीक है, सभी इंस्ट्रूमेंट AC इंस्ट्रूमेंट है। ट्राई करो। चलो अब सॉल्यूशन देखते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में देखिए 6 वोल्ट रीडिंग है, 2 एम्पियर है, 2 ओम है, तो यहां से गारंटीड करंट 3 एम्पियर गया होगा, तो इसकी रीडिंग आ गई 3 एम्पियर। आरएमएस को इससे डिवाइड करोगे तो आरएमएस आंसर आएगा, तो ये आ गया 3 एम्पियर। ठीक है, अब 3 एम्पियर ही इससे होता तो इसकी रीडिंग
3 एम्पियर इंटू दिस, और करंट हम वैसे भी निकाल सकते थे I इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज बाय टोटल Z, और Z की वैल्यू XL स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर का अंडर रूट, और करंट कितना आया है 3, तो XL स्क्वायर, तो इससे ये गंदा सा आ गया, XL स्क्वायर बाय 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 25/9। नेगेटिव ना आ जाए, और फीलिंग आ रही है नेगेटिव आ गया, 25/9 माइनस 4 नेगेटिव आ गया, यहीं गड़बड़ हो गया, क्वेश्चन गलत है। ठीक है, क्या डेटा दिया मैंने, एनीवे क्वेश्चन गलत है, लेकिन तरीका सिंपल सा है। तरीके में मुझे शायद यहां ये वोल्टेज बढ़ा देता तो क्वेश्चन सही हो जाता। जैसे क्वेश्चन में ये वोल्टेज अगर मैं 10 वोल्ट दे दूं या 12 वोल्ट दे दूं, 12 दे देता हूं, तो ये होता 12/Z, ये आता 12, तो XL स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 12/3 4 16, मतलब 4 बनाइए, तो XL इज इक्वल टू 16 माइनस 12 रूट 12। तो अगर ऐसा होता तो XL की वैल्यू आ जाती कितनी, रूट 12, और XL कितना है 100 पाई L ओमेगा L रूट 12, इंडक्टेंस की वैल्यू मिल जाती 12/100 पाई हेनरी, तो 120/पाई मिली हेनरी, सॉरी रूट 12 था, ये बन जाता। ठीक है, V1 की रीडिंग, और V1 की रीडिंग बिल्कुल आसान की, हम इसका रिएक्टेंस अगर निकाल चुके हैं रूट 12 ओम है, दिस इंटू करंट, तो इसकी वैल्यू आती रूट 12 इंटू 3 वोल्ट। Z इक्विवेलेंट आ जाता 12, और ये इनका कॉम्बिनेशन, या 12/3 टोटल वोल्टेज बाय टोटल करंट 4 ओम। पावर फैक्टर आता cos phi R/Z, R कितना है 2, Z कितना है 4, इनका रिजल्ट है 1/2। तो डेटा गड़बड़ हो गया, यहां 12 वोल्ट ले लो तो डेटा सही है, आंसर फिर ये आएंगे। चलो क्वेश्चन 2, 12 और 5, तो इसका Z आ गया 13 ओम, और कैपेसिटर है, तो करंट लीड्स वोल्टेज बाय tan इनवर्स 12/5, तो Z आ गया 13 ओम, करंट एज अ फंक्शन 65/13 5 sin ओमेगा टी, करंट लीड कर रहा है tan इनवर्स 12/5, ड्रॉप अक्रॉस R एट T, तो हमें करंट का फंक्शन पता है, इसमें रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 और 5 25 sin ओमेगा टी प्लस tan इनवर्स 12/5, ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, तो इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर दो, 12 और 5 60, ये पीक वैल्यू आ गई, साइन ओमेगा टी प्लस tan इनवर्स 12/5, लेकिन माइनस π/2। प्योर कैपेसिटर का करंट पता है, वोल्टेज निकालोगे प्योर कैपेसिटर के अक्रॉस तो लैग करेगा π/2। पावर फैक्टर R/Z, तो रेजिस्टेंस कितना है 5/13, एवरेज पावर VRMS 65/√2, IRMS 5/√2, cos phi 5/13, ठीक है, तो 13 का 5 125/2 वॉट। ठीक है, चेक कर लेते हैं, जो पावर आती इसी पे आती, तो IRMS 5/√2 का होल स्क्वायर इंटू 5 125/2, बिल्कुल सही। क्वेश्चन 3, Z इक्विवेलेंट, सिस्टम का Z इक्विवेलेंट कितना है, तो पहले मुझे इनकी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। ओमेगा L, ओमेगा की वैल्यू है 100 पाई 2 पाई f इंटू दिस मिली हेनरी, पाई से पाई कटा 500 इंटू 100 10⁻³ 50 ओम, ये तो 40 ओम है 40 ओम, ये 1/ω/c 100 पाई इंटू 10⁻6 माइक्रोफेराड पाई, तो 5 इंटू 10⁻², तो ये आया 20 ओम। Z आया
40 स्क्वायर प्लस 50 माइनस 20 का होल स्क्वायर 50 ओम। तो Z की वैल्यू आ गई 50 ओम। तो करंट यहां से जाता 100/50 2 एंपियर, क्योंकि आरएमएस वैल्यू बाय दिस आरएमएस करंट 2 एंपियर। cos फाई पावर फैक्टर R/Z, रेजिस्टेंस कितना है 40, Z कितना है 50, 4/5। एवरेज पावर VRMS IRMS cos फाई 100, IRMS 2, cos फाई 4/5। ठीक है, 5 से काट दो, 200 का 4/5 160। चेक करते हैं 160 सही है कि नहीं। तो IRMS 2 का होल स्क्वायर इंटू 4 160। IRMS यही RMS है, 2 का स्क्वायर इंटू 40 160। रीडिंग ऑफ एमीटर 2 एंपियर। रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, इस वोल्टमीटर की रीडिंग चाहिए तो इस सिस्टम का Z कितना है इनटू करंट, और इस सिस्टम का Z कितना है, ये 50 ओम था, ये 40 ओम था। यहां ड्रॉप चाहिए और करंट दे रखा है 2 एंपियर। तो यहां जो ड्रॉप आता वो आता 2 इंटू इस सिस्टम का Z, I इंटू Z। I है 2 एंपियर, Z है 25 और 16 √41 इंटू 10, तो 20√41 वोल्ट। चूंकि आरएमएस वैल्यू निकालनी है तो आरएमएस करंट इंटू Z। तो कंक्लूजन क्या आया, VRMS इज इक्वल टू IRMS इंटू Z। V पीक चाहिए तो उसका पीक करंट इंटू Z। V टाइम चाहिए तो I टाइम इंटू Z। नहीं होगा, इसके साथ कुछ साइन में कुछ फेज वेज का चेंज और आएगा। इंस्टेंटेनियस लिखना है तभी फेज का मतलब है, अदरवाइज आपको आरएमएस के और पीक के लिए तो सीधे मिल जाएगा। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत आए तो आप डिस्कशन में पूछ लीजिएगा।